कुछ नए लोग आ रहे हैं। अलीन नमस्ते। जी नमस्ते, मेरा नाम ईलन है। नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। कहाँ पर हैं आप? जी मैं बॉस्टन में रहती हूँ। बॉस्टन में हैं? अच्छा 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 अच्छा। जी मैं ममता और स्मिता जी के साथ रहती हूँ और वो हिंदी अध्यापिकाएं हैं। किस कॉलेज में? सॉरी आप? जी हम तीनों केन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हम तीनों एमए कर रहे हैं। ओके 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 ओके। केन से राइट? जी 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 जी। ओके ओके ओके। जेनिस के साथ में जेनिस जो है। जी 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 जेनिस हमारी डायरेक्टर है, हमारे प्रोग्राम की डायरेक्टर। हमारी जो पत्नी हैं उन्होंने भी वहीं से किया था। एक्चुअली वो पहले बैच में थी, वो फर्स्ट बैच में। रजनी भार्गव, इफ यू हैव कम अक्रॉस। जी जी उन्होंने मेरी ओपीआई अच्छा अच्छा परीक्षा ली थी और वो एनवायू में पढ़ाती हैं। जी 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 जी। नमस्ते स्मिता। हाँ ओके, चलिए आई थिंक 10 बज गए हैं और कुछ लोग आ भी गए हैं। हम लोग थोड़ा पहले एक एक लाइन का परिचय से शुरू करें मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले मैं हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं जगदीश व्योम जी। अरे गुरुजी न कहें। ना गुरुजी तो आप हैं ही, तो वो तो लेकिन दोस्त भी हैं हमारे, तो हाँ बिल्कुल वो भी है। तो जगदीश जी, हमें खुशी है कि हमारे साथ में हैं और जगदीश जी एक बड़ा नाम है नवगीत की विधा में। बहुत बरसों से काम करते आ रहे हैं। जगदीश जी से मेरा पहला परिचय हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, करीब काफी समय हो गया, करीब 10-12 साल। और जब ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। जगदीश जी उस 20 समय वर्ष। हिंदी के 100 सर्वश्रेष्ठ गीत, उसका एक संकलन तैयार कर रहे थे अनुभूति के लिए। तब पूर्णिमा वर्मन जी ने उनसे मेरा परिचय करवाया था और तब से मेरा परिचय है। आपने नवगीत में इससे पहले भी कार्यशाला आयोजित की हैं और नवगीत के अलावा हाइकू में आपका बहुत बड़ा दखल है और एक हाइकू के लिए भी ग्रुप चलाते हैं जगदीश जी। तो अगर आप में से जो लोग हाइकू के लिए में रुचि रखते हैं वो उससे जुड़ें। तो कविता की पाठशाला में भी हम लोग हाइकू पे आएंगे, लेकिन वो ग्रुप जो है वो पूरी तरह से हाइकू के लिए ही डेडिकेटेड है। तो जगदीश जी का स्वागत है और अब मैं चाहूंगा कि सब अपना अपना परिचय खुद दें एक एक पंक्ति में। मेरा परिचय, मैं प्रिंसटन न्यू जर्सी में रहता हूं और हिंदी से बस मेरा प्रेम है और वैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है मैंने, तो वो मेरा व्यवसाय है, लेकिन हिंदी से प्रेम है। तो बस इतना ही। तो आगे से बढ़ते हैं। आलोक तुम शुरू करो, तुम्हारा सबसे पहले मुझे दिख रहा है। नमस्कार सभी को, मैं हूं आलोक मिश्रा और सिंगापुर में रहता हूं। मैं करीब 16 साल हो गए यहाँ पे और पेशे से मैं मरीन इंजीनियर हूं। जो आप पानी के जहाज देखते हैं उस पर मैं इंजीनियर हुआ करता था और आजकल तो पिछले 25 सालों से शोर बेस्ड हूं मैं। और हिंदी यस, शौकिया तौर पे अपना खाली समय पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। बस यही मेरा इस समय पूर्ण ध्यान बस हिंदी पे ही लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी ऑर्डर में जस्ट रेज योर हैंड एंड स्टार्ट, मतलब बोलना शुरू कर सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ। नमस्ते सबको, मैं अर्चना हूँ, अर्चना उपाध्याय, मुरादाबाद पीतल नगरी से और हिंदी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में डिजाइनर हूँ और साथ ही किताबों पर बात करती हूँ अपने चैनल में अंतरदा बुक शेल्फ में। और इस ग्रुप में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अनूप जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। हाँ। सबको नमस्ते, मैं शीतल हूँ।
मैं 6 साल से सिंगापुर में हूँ। तो अभी अभी नानी तक अब जाके मैंने हिंदी सीखना शुरू की है, ये कह सकती हूँ। पेशे से मैंने अनुवाद से अपना करियर शुरू किया। अभी मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रही हूँ। भाषा और तकनीक के सम्मिश्रण से मुझे बहुत लगाव है और उससे संबंधित अगर कुछ भी होता है तो उस पर काम करना मुझे बहुत पसंद है। अब कोई और बोले। नमस्ते, मैं श्रद्धा जैन। मैं पिछले 15 सालों से सिंगापुर में हूँ और मुख्यतः तो गजल विधा में लिखा है। अब मैं नवगीत भी डॉक्टर जगदीश व्योम जी से नवगीत भी सीखना चाहती हूँ। आवाज आ रही थी? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक। नमस्कार, मैं संतोष खरे और मैं मिल क्रीक वाशिंगटन यूएसए में रहता हूँ। टेक एंटरप्रेन्योर, तकनीकी उद्यमी और हिंदी से लगाव है और बहुत कुछ सीखने की इच्छा है यहाँ से। और व्योम जी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अनूप जी, ऐसा हो सकता है कि जो बोले वो स्क्रीन पे उन्हीं का आए, इस तरह से व्यवस्था भी रहती है ना? कुछ हो सकता है कि अगर संभव हो तो ज्यादा अच्छा रहे। उसके लिए आपको स्पीकर व्यू पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, उसमें फिर आप बाकी को नहीं देख पाएंगे। कोई दिक्कत है तो डिपेंड करता है। आप जो ऊपर जो आपका है, जो उसमें अगर आप स्पीकर व्यू करेंगे तो आपको स्पीकर ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे वो आपकी उस पर है। हाँ। अनूप जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आपको अगर जब भी आपको लगे कि मेरा इंट्रोडक्शन, तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, सब एक्चुअली सब गो अहेड। वो उसमें कोई बारीकी नहीं है। जस्ट हाथ खड़ा कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं आशा मोर ट्रिनिडाड से। नमस्कार आशा जी। नमस्कार। नमस्ते, मैं वंदना वात्स्यायन न्यू जर्सी से और अनूप जी के माध्यम से मैं जुड़ पाई बहुत लोगों से। थैंक यू अनूप जी। और यहाँ पे कविता की पाठशाला में बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो नमस्ते सबको। नमस्ते। मैं क्या नेक्स्ट बोलूं या फिर जैसा भी आप बोले। अच्छा, हाँ, मेरा नाम मेधावी मालविया है। मैं बॉस्टन में रहती हूँ, वैसे इलाहाबाद से हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखने के लिए अलग से आई हूँ और मैं बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के आभारी हूँ कि मुझे आपने इंक्लूड किया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम स्मिता दफ्तरदार, मैं अटलांटा में हूँ। और इलिन ने जो बताया, हम लोग, मैं, ममता और इलिन, हम लोग यहाँ पे कीन यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं पेडागॉजी में, हिंदी उर्दू पेडागॉजी। वैसे मैं प्रोफेशन से केमिकल इंजीनियर हूँ। यूएस में पिछले 20 साल से हैं और 15 साल से यहाँ पे जो हम लोग कम्युनिटी स्कूल चलाते हैं वहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ एज अ वॉलंटियर। और अभी फिलहाल मैंने यहाँ हिंदी, जॉर्जिया टेक में हिंदी शुरू हुई है तो वहाँ मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया है। पहला साल है मेरा। और हिंदी भाषा से प्रेम तो बचपन से है। कविताएं सुनने का और पढ़ने का बहुत शौक है। कविताएं लिखने के तक पहुंची नहीं हूँ मैं, परंतु मुझे सुनने का बहुत शौक है। घर में परिवार का भी पूरा जो बैकग्राउंड है वो लिटरेरी है, इसलिए इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज सुन रही है जी। नमस्कार, मैं ममता मिश्रा, नेदरलैंड से। नमस्कार, मैं ममता त्रिपाठी, न्यू जर्सी से अनूप जी की नेबर हूँ उस मायने में और इस मंच से जुड़ने का सौभाग्य मिला है अनूप जी की वजह से। और आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ जुड़ी हूँ। मैं न्यू जर्सी में कुछ 20 साल से हूँ और बच्चों को कम्युनिटी स्कूल में हिंदी सिखाती हूँ पिछले 13 साल से। जैसे स्मिता ने बताया, हम लोग भी वॉलंटियर हैं। तो बैकग्राउंड मेरा बायोकेमिस्ट्री रहा है, मैंने मास्टर्स किया उसमें, लेकिन अपने ही बच्चों की वजह से हिंदी शिक्षण से जुड़ गई हूँ। और हम लोग स्मिता, ईलिन और मैं, जैसा कि बताया, हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं हिंदी पेडागॉजी में केन यूनिवर्सिटी से। स्वागत है। धन्यवाद। मैं मंजू कुमार ट्रिनिडाड से, और वैसे हम लखनऊ से हैं, यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं ट्रिनिडाड। स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अजय कनोडिया है, मैं टेम्पा फ्लोरिडा से हूँ
और मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और हिंदी कविता से काफ़ी लगाव है, तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सबसे जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्वागत। नेक्स्ट। नमस्कार, मैं नलिनी पाठक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से हूँ और भारत में वाराणसी शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। हिंदी से पढ़ाई तो सिर्फ 10 तक की है, लेकिन वापस फिर से हिंदी जोड़ने का मौका भारत से बाहर आके ही हुआ है। जब से प्रवासी भारतीय हुए तब से फिर से हिंदी से लगता है कि पढ़ें और कुछ सुने और कुछ लिखें, तो भारत से बाहर आके ये फिर से जुड़ा हुआ है। तो क्या बात है, बहुत अच्छा। और खास करके नवगीत के लिए मैं बोलूँगी कि मुझे हिंदी की किताबों में ही अक्सर पढ़ती थी, और अभी जब फिर से ये कविता की पाठशाला में जो उसके कुछ विशेषताएं थी, क्या होते हैं नवगीत, जब जाना तो मुझे लगा इतना बुरा नहीं है। प्रकृति को जानने का जो तरीका है वही है नवगीत, तो एक नई जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। Namaste Anup ji, Soma here. Sorry I got late. नहीं, it's fine. चलिए आगे अमिताभ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। नमस्ते दादा। नमस्ते। नमस्ते 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 अमिताभ। जगदीश सर, मनीष बोल रहा हूँ लुक्समबर्ग से। हाँ मनीष। कविता से तो प्यार बचपन से ही है, हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ तो पाठ्य पुस्तक में ही कविता थी। सबसे पहली सबसे प्यारी कविता चल रे मटके टम्मक टू जिंदगी भर याद रहेगी, और उसके बाद अब आपसे सीखने का अवसर मिल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक पंक्ति मनीष के बारे में बोलूंगा कि ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं हमारी बढ़िया सी सुंदर सी, वो उसमें उसके पीछे मनीष का बहुत बड़ा हाथ है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। गुड, थैंक्स मनीष, लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कौन बचा है? अपने आप हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए। मैं चित्रा गुप्ता हूँ और सिंगापुर में रहती हूँ 25 साल से। भारत में मैं थी तो प्रवक्ता थी, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, पर जब से यहाँ आई तो 25 साल से बराबर मैं पढ़ा भी रही हूँ और लिखने का शौक है। मुख्य रूप से मैं कहानी ज़्यादा लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, पर कहानी भी छपती भी रहती हैं। पर आज बहुत कुछ जानने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। स्वागत है चित्रा जी। नेक्स्ट। हेलो अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मधु जी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, मैं मधु गोयल लखनऊ भारत से। मैं होम मेकर हूँ। मुझे हिंदी से बड़ा लगाव है। मैं कविताएं कुछ घर में लिखती रहती हूँ और आगे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ यहाँ सब गुणी जन से, इसीलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। धन्यवाद। स्वागत है आपका। अनूप जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ अनूप जी, मेरा नाम ममता मिश्रा है, मैं नेदरलैंड से हूँ। हिंदी से मेरा लगाव तो बचपन से ही था, पर मैं दोबारा इसलिए जुड़ी क्योंकि मैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हूँ और मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर तरीका है कि मैं खुद पहले सीखूं, और साहित्य उसका सबसे अच्छा माध्यम है जो मैं बचपन से देखती लिखती आ रही थी। तो और जब कविताएं मैं सोचती थी मैं जो लिख रही हूँ और धीरे धीरे वो परिपक्व होती जा रही है। जब से आपसे जुड़ी मुझे लगा कि मैं अभी वो एक स्टार्टिंग स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे फिर से लिखना शुरू करना चाहिए। तो आपसे जुड़ने के बाद मुझे वो एहसास हुआ, तो मैं कविता की पाठशाला में आई हूँ आप लोगों से बहुत कुछ सीखने। और बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका ये वेबसाइट बनाने के लिए और हम जैसों को एक नई दिशा दिखाने के लिए। अच्छा, ये सबसे अनुरोध है कि अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो अपने आप को म्यूट पे रखें। धन्यवाद। हेलो करके फिर बंद कर। हाँ, नेक्स्ट वर्षिनी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? देखिए मस्त है। चलिए, आज हम ज्वाइन हो गए, लेकिन किसकी वजह से? अपनी पोती की वजह से। स्वागत है आपका वर्षिनी जी। आपका परिचय आप ही दीजिए या मैं दूं आपका परिचय? नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए। मैं आपका परिचय देता हूँ। तो नहीं, वर्षिनी जी हमारी बहुत बहुत पुरानी मित्र हैं और बहुत अरसे से
वशिनी जी के साथ हमने कई योजनाओं पे काम किया है हिंदी से जुड़ी हुई। आप आगरा में रहती हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़ी थी उससे पहले, अब सेवानिवृत्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सक्रिय हैं हिंदी की बहुत सारी योजनाओं में, विशेषकर जो अध्यापन से जुड़ी हैं हिंदी शिक्षण में, उससे आपका बहुत लगाव है। स्वागत है वशिनी जी आपका। आपसे जो मित्रता है उसके बारे में तो बताइए। नहीं, वो तो हमारी उपलब्धि है, उसमें बात करेंगे जब। हाँ, लेकिन उसी की वजह से आप जुड़े, अब इस समय जुड़े हैं। नहीं। चलिए रजनी जी नमस्कार। नमस्ते। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर मेरा नाम रजनी भार्गव है और जगदीश जी मेरे पहले गुरु रह चुके हैं, हाइकू विधा से लेकर नवगीत की विधा तक। और अभी फिर से क्योंकि कुछ लिखने के लिए फुर्सत मिली है तो ये सब चीजें बहुत काम आ रही हैं और अच्छा सुनने को मिल रहा है। और किसी ने कहा है कि हर आदमी कभी ना कभी कवि होता है। तो अभी आशा करती हूँ कि मैं अभी कोई कविता लिख सकती हूँ। तो हाँ, जरूर लिखिएगा और हम लोग सुनेंगे जरूर जी। चलिए नमस्कार। नमस्कार। कोई बचा है अब? प्रीति मुझे, हाँ प्रीति अपना हाथ खड़ा कर रही है। प्रीति स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार अनूप जी और व्योम जी और बाकी सब यहाँ पे वरिष्ठ कवि जन हैं जिनसे मैं सीखना चाहती हूँ। मैं अमेरिका से जुड़ रही हूँ आपके साथ और बहुत आशा है और बहुत बधाई कि हम ऐसा एक मंच सबको प्रदान कर रहे हैं और आप सबकी देन है और मैं सीखना चाह रही हूँ। धन्यवाद। स्वागत है। और कोई बचा है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अमिताभ ने अपना परिचय दिया नहीं ठीक से, मैं थोड़ा सा अमिताभ का परिचय देना चाहूँगा। अमिताभ हमारे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं और इससे पहले एक हमने शुरू किया था ई कविता के नाम से, जो अभी भी चल रहा है समूह। तो अमिताभ उसके सह संचालक हैं हमारे साथ में, और नवगीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं और भी बहुत कुछ विधाएं हैं जिसमें लिखते हैं। और स्वागत है अमिताभ। अमिताभ इलाहाबाद से हैं और अभी ये भी सेवा निवृत्त हुए। कौन है इलाहाबाद से? I'm sorry. अमिताभ नमस्ते। एक मिनट। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं टैगो टाउन से मिला जी। हाँ, मैं अल्लाहपुर में रहता हूँ जी। ओ अच्छा, तो करीब ही है फिर तो। जी बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए आप। आराधना आपने? हाँ जी, मैं नमस्ते, मेरा नाम आराधना श्रीवास्तव है। मैं सिंगापुर में पिछले 7 साल से रह रही हूँ और नवगीत और बाकी विधाओं के बारे में जानकारी बहुत सीमित है। नवगीत के बारे में तो शार्दुला जी के माध्यम से ही पता चला, ये भी कोई विधा होती है। और बहुत सारी विधाएं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, बस हम सुनते हैं और उसको गुनना और उन सारे जो कलाएं हैं उनको सीखना, यही चाह थी इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो अनु भार्गव जी और शार्दुला जी, इन दोनों के माध्यम से पता चला इस ग्रुप के बारे में। तो सीखना है, जानना है। हिंदी में लिखने पढ़ने की रुचि है और न्यूज चैनल में काम किया है जब मैं इंडिया में थी। तो और यहाँ पे बस हिंदी को प्रमोट करना है, हिंदी से ही जुड़ाव है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार इस ग्रुप में हमें जोड़ने के लिए। चलिए, एक्चुअली अभी हमारे ना काफी लोग बचे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि एक एक पंक्ति अपने बारे में बोलें। हिंदी से प्यार है ये तो सबके लिए मान के ही चल रहे हैं हम लोग, तो वो कहने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग करें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो एक एक दो पंक्ति में अपना संक्षिप्त परिचय। विनीता, तुम्हारा दिख रही है, तुमने नहीं बोला है। हेलो जी, मेरा परिचय अभी मैं पूरे वाली की आवाज आ रही है ना, इसलिए चुप हो गई। बट मैं राजस्थान से हूँ इंडिया में, और यहाँ पे हम लोग वर्जीनिया यूएसए में रहते हैं। बाकी मेरा काम शिक्षण से रिलेटेड है। पब्लिक स्कूल्स, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें मैं जॉब करती हूँ, और आर्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, हर तरह की आर्ट।
कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ और सब प्रकाशित भी होते रहते हैं इधर उधर। स्वागत। अच्छा, अब कोई बचा है? रेशमा चुप रह रही हैं, बोल नहीं रही हैं, तो रेशमा बोलेंगी आप अपने बारे में? मैं व्योम सर को नमस्ते कर रही हूँ, उनके हाइकू दर्पण से बहुत डर के भाग के आई हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, पता नहीं यहाँ इतना चुप बैठे हैं, और हम शुरू से बैक बेंचर रहे हैं, यहाँ भी बैक बेंचर रहेंगे और आप ही सुनेंगे बस। रेशमा के बारे में हम बोलते हैं कि ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और कई विधाओं में लिखती हैं, कई भाषाओं में लिखती हैं, अपना मुंह हिला रही हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। और हमारे जो कविता की पाठशाला है उसके संचालन में शार्दुला हैं, रेशमा हैं, शीतल हैं, वंदना है, मनीष का मैंने आपको बताया ही, और कौन बचा? संदीप व्यास अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो भी हमें इसमें सहयोग करेंगे। अनूप जी, मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि सचिन तेंदुलकर ने शायद एक बार कहा था कि आई लेट माई बैट डू ऑल द टॉकिंग, अंग्रेजी में कहा था। कह रहे हो कि व्योम सर जो है ना, उनका काम ही क्या बात करता है, लेकिन अब शुरू कर दो आप। हाँ, अब शुरू करते हैं इसको। मेरे ख्याल से सब लोग हो गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो इसका हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, लेकिन इसमें हमें दो बातें करनी है। एक तो ये कि जो होमवर्क आप लोगों ने सबमिट किया था, जिसने उस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और दूसरा फिर एक हम लोग जनरल चर्चा करेंगे कि नवगीत से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास है तो व्योम जी हमारे साथ हैं, अमिताभ त्रिपाठी हैं, शार्दुला हैं, तो हम सब लोग मिलके उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक होमवर्क का सवाल है, उसमें भी हम लोग मेरे ख्याल से ऐसा करेंगे कि व्योम जी जिस पर टिप्पणी देना चाहें, जो स्पेशली जो आउटस्टैंडिंग रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनके काम और जहां पे सुधार की जरूरत है उसके बारे में वो टिप्पणी करें। सबके बारे में एक एक करके जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के हर प्रश्न के उस पर टिप्पणी की जाए। तो मैं जगदीश जी को आग्रह करूंगा कि वो कुछ जनरल इसके बारे में बताएं, और जो भी उनकी जो राय है उनको उत्तरों को पढ़ने के बाद उसके बारे में कुछ कहें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनु जी, मुझे एक क्वेश्चन है, अगर आप जी। क्या यहाँ पे क्या हमने अगर कुछ लिखा है छोटा मोटा तो उसको क्या सुना सकेंगे क्या? नहीं, अभी आज की गोष्ठी में हम लोग वो नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन उसके अभी हम लोग मंच भी हम लोग खोलेंगे, उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोग भेज पाएंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ नवगीत पे चर्चा करना चाहेंगे। जी, ओके। तो अनूप जी, एक और बात, मैं एलिन नेल्सन को देख रही हूँ, तो वो हिंदी समझती है? हाँ, हिंदी समझती है। देख रहे हैं, मैंने उसको तो छोड़ दी। हाँ, एलिन समझती है। बोला भी बहुत अच्छा है। आपने मिस कर दिया, और वो क्षमा कीजिएगा, पहले मैंने अपना परिचय किया था। मैं ममता त्रिपाठी और स्मिता दफ्तरदार के साथ एमए कर रही हूँ और अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, पर मैं पार्ट टाइम उर्दू वेल्सी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं बॉस्टन में रहती हूँ, लेकिन मुझे मत मैं मेधा जी की पड़ोसन हूँ शायद। व्योम जी, एक विनती थी कि अगर गृह कार्य को लेकर आप एक व्यक्ति के गृह कार्य को अगर आप ना बताएं, बट इन जनरल, तो उससे सबका। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। रिकॉर्डिंग उनकी हो रही ना, हमारी तो नहीं हो रही ना। अच्छा, ये हाँ, वाशिनी जी, आप जरा अपने आप को म्यूट करेंगी? हाँ, वाशिनी जी, रिकॉर्डिंग सबकी हो रही है, जो हमको सुनाई दे रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। भी आप हमारे साथ एक तो लोगों के साथ होस्ट शेयर कर दीजिए, तो फिर हम भी बैकग्राउंड से म्यूट करने में आपको हेल्प कर देंगे। हाँ, मैं तुम्हें ऐड करता हूँ। एक मिनट। हम मस्ती के मूड में हैं। नहीं, मस्ती के मूड में तो पूरी पाठशाला ही मस्ती के मूड में है। वो हमने बिल्कुल क्लियर किया था कि हाँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन सबको सुन रही हूँ। वो तो हमने बिल्कुल कहा कि जो कविता सीखना है वो
तनाव का, टेंशन का काम नहीं होना चाहिए, मस्ती का काम होना चाहिए। हाँ तो मस्ती बिल्कुल। की पाठशाला तो है ही, वो हम सबके सामने कविता की पाठशाला बोलते हैं उसको, लेकिन है तो मस्ती की पाठशाला ही। जी हाँ। चलिए, तो जगदीश जी आपका आप शुरू कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। म्यूट पे हैं सर, म्यूट पे हैं। हाँ, जगदीश जी को अनम्यूट किया जाए। आप ही कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, ओहो हो, ओके ओके। तो ये एक मिनट, मैं सबसे पहले तो मनीष को होस्ट बनाता हूँ। अनूप जी, थोड़ी देर पहले आपको यही कारण से मैंने मैसेज भी किया था कि हम लोग देख लें और आप ज्यादा ध्यान इस पे दें। हाँ नहीं, मैं एक मिनट करता हूँ, वो होस्ट कैसे बनाते हैं, एक मिनट। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, पार्टिसिपेंट्स में उनके नाम के ऊपर में जो है ना मोर लिखा हुआ है। ओके 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 ओके, एक मिनट। When you hover over उनके नाम के ऊपर जाएंगे तो आपके पास चॉइस आ जाएगी। नहीं, मेरे को दिख गया अब मुझे। मैं एक तो एक्चुअली मुझे रेशमा दिख रही हैं, तो नहीं उसमें मोर में आपको मेक होस्ट, मेक को होस्ट, मेक होस्ट हो गया, तो मैंने होस्ट और मेक को होस्ट भी है। अच्छा, ये पर ये चेंज होस्ट हो जाएगा तो फिर कि आप नहीं रहेंगे, आप उनको को होस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं रेशमा तुम्हें बना दूं या मनीष को बना दें? को होस्ट कर दो। नहीं, को होस्ट का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। ओके, तो आप मनीष को बना दो होस्ट, दैट्स फाइन। मैं फिर मनीष को बना देता हूँ। उनको कह दीजिएगा जो और आने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनको एडमिट करने की जरूरत होती है। नहीं, एडमिट का तो हमने रखा ही नहीं है, उसमें आ रहे हैं। तो एक मिनट मुझे दीजिए, मनीष को मैं मनीष तो व्हाट इज दी, क्यों करना चाह रहे हैं आप, ये चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा वो ही कैन कंट्रोल, मतलब वो तो हमें, क्योंकि दादा मॉनिटर नहीं बन सकते अच्छे, वो चुप नहीं करा पा रहे बच्चों को। हाँ मनीष, चलो चलो ठीक है, ओके। सो मनीष इज द होस्ट। जगदीश व्योम जी को अनम्यूट किया जाए। हाँ, वो अनम्यूटेड हैं। हाँ चलिए, व्योम जी स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। मैं जगदीश व्योम हूँ और संक्षेप में मैं भी थोड़ा परिचय दे दूं। मैं बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में मैंने हिंदी पढ़ाया है। उसके बाद आजकल मैं दिल्ली प्रशासन में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अनूप जी के यहाँ मैं करीब 10-12 दिन रहा हूँ, रजनी जी और अनूप जी के यहाँ, तो आप सबकी चर्चा होती रही और लगभग सभी लोगों से नाम से और चेहरे से परिचित ही हूँ। नवगीत कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़कर हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि नवगीत में ज्यादा कुछ लिखा या बहुत ज्यादा गहराई से उसमें नहीं अभी उतरे हैं। तो मैं बहुत सामान्य सी बातचीत सी ही बात कर रहा हूँ कि गीत से सब परिचित हैं, है ना। तो गीत में एक तो गेयता होती है, यानी गा करके हम उसको प्रस्तुत कर सकें किसी चीज को। और गीत में जो पहले पारंपरिक गीत हुआ करते थे, पुराने गीत हुआ करते थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें पुरानी रहती थी। उसके बाद में जब नई कविता आई तो नई कविता में बहुत सारे समसामयिक संदर्भ उसमें कविता में आ गए। यानी क्या चल रहा है, किसान कैसे परेशान है, कैसे मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, क्या जो दैनिक जीवन की हैं, वो सारी चीजें उसमें नई कविता में जब आई तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने अपनी एक नवगीत पे बड़ा अच्छा लेख लिखा था किसी समय अपने हिंदी साहित्य के अद्यतन इतिहास में। और उन्होंने कहा था कि नवगीत जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना है, नव और गीत। नव को उन्होंने जोड़ा कि नई कविता, और गीत जो पुराना है, यानी गीत तो है उसमें, लेकिन उसमें जो उसका कथ्य है, कथानक है, जो उसमें हम कुछ कह रहे हैं, उसमें नवीनता होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए, उसमें नई चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने गीतों को आज के समय में करें तो ऐसा लगता है कि वो आउटडेटेड से हो गए हैं या उसमें वो चीजें नहीं आई हैं, या नई पीढ़ी हमारी उन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है। तो इसलिए जो समसामयिक संदर्भ हैं, आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो एक मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, या किसान वर्ग है, या राजनीति में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें
नवगीत के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं। नवगीत में और नई कविता में थोड़ा सा अंतर ये है कि नई कविता सपाट बयानी है, गद्य जैसी है, लेकिन नवगीत में हम उसको गा सकते हैं, उसमें लय जरूरी है। भले ही हम सबके पास बहुत अच्छा गला नहीं होता, जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को गा करके पढ़ें तभी वो कविता मानी जाए, लेकिन अगर कोई उसे गाना चाहे तो गा सकता है, नहीं गाना चाहे तो कविता की तरह पढ़ सकता है। ये उसकी विशेषता है। तो वो दोनों चीजों का आनंद देता है कि जो आपकी नई कविता जो वर्तमान काल में चल रही है तो वो भी उसमें है, और उससे आगे बढ़कर के उसमें लय है, प्रवाह है और गीयता है। ये मोटा मोटा सा थोड़ा सा अंतर है नवगीत। आप लोग जी कि नवगीत के जब बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि नवगीत थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो जब हमने नवगीत की विधा को स्थापित हुआ, ब्रह्म की विधा स्थापित हुई, तो वो गीत को रिप्लेस करने के लिए तो नहीं हुई ना, क्योंकि खंड काव्य वगैरह अदरवाइज कैसे लिखे जाएंगे अगर गीत ही नहीं रहेगा तो गीत की विधा नहीं। देखिए गीत तो जब से ये सृष्टि बनी है, गीत तब से है, भाषा हो न हो तब से है। आदिवासियों के गीत थे, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, चाहे वो संथाली के हों, कोरकू हैं और बहुत सारे हैं जो आदिवासी भाषा हम नहीं जानते, लेकिन वो जब पढ़ते हैं, जब वो गाते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ हमारे अंदर हो रहा है, कुछ आनंद आ रहा है। तो ये जो गेयता है ये तो सृष्टि का नियम है, ये कभी नहीं आती। और दूसरी चीज ये है कि मेरा ये मानना है कि कोई भी विधा, चाहे वो गजल हो, छंद हो, और छंद के बहुत सारे वो हैं, दोहा हो, चौपाई हो, या कुछ भी कोई विधा हो, कोई विधा दूसरी विधा से संघर्ष नहीं करे, उसका बुराई बैर नहीं होता। हम अपने कथ्य को, अपने जो हम कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे पास विचार होना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। अब केवल हम छंद तो लिख दें, इतनी मात्राओं का छंद है, 15-16 का है या दोहा ही है, लेकिन उसमें कह के आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं, तो वो फिर केवल छंद रह जाएगा, उसमें कविता कुछ नहीं होगी। तो पहले तो हमारे पास विचार हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद में हम ये तय करते हैं कि ये किसमें समा सकता है। कोई चीज ऐसी होती है जो हाइकू में आ जाती है, कोई चीज ऐसी होती है दोहे में बहुत अच्छी तरह से आ जाती है, कुछ ऐसी जो कि गजल में आ जाती है लेकिन वो गीत में शायद मुश्किल हो, कुछ ऐसी है कि नवगीत में ही आएगी। तो हर विधा का अपना अलग मीटर है, अपनी अलग उसकी सीमाएं हैं, और हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो किस विधा में हम कहें, ये हमें चयन करना पड़ेगा। तो गीत और नवगीत की से ऐसा नहीं है कि गीत को हटाने के लिए या उसके लिए किया गया, वरन इस तरह समझ लीजिए कि गीत पिता है तो उसकी आगे की संतति जो है वो नवगीत है। अब पिता और पुत्र में दोनों में अंतर होता है, पिता की विचारधारा कुछ अलग होती है, तो आधुनिक जो पुत्र है उसकी कुछ अलग होगी, वो नई सोच से जुड़ा होगा, वो कंप्यूटर से जुड़ा होगा, वो इंटरनेट से जुड़ा होगा। तो वही चीज नवगीत लेकर के आ रहा है, नवगीत। और ये सारी चीजें जो नवगीत आज है, 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में उसमें भी अंतर आएगा। ऐसा नहीं कि यही चीजें नई बनी रहे, जो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा वैसे वैसे कविता में और लेखन में भी परिवर्तन होगा। तो मेरा तो यही मानना है। जी जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहे? अनुप जी, मैं व्योम जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी। व्योम जी, कभी कभी विषय होता है हमारे पास, भाव बहुत अच्छे होते हैं, उसमें तुकांत भी आ जाती है, पर लय आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्या वो नवगीत की श्रेणी में नहीं आएगा? देखिए ऐसे एक्चुअली है क्या, ममता जी है ना? जी जी। ऐसा है कि किसी भी विधा को, जैसे अनूप जी ने शुरू में कहा था कि कविता की पाठशाला, उसका नाम दे दिया। जी जी। पाठशाला नहीं होती। हम पाठशाला, अगर कविता की हम पाठशाला बनाने लगेंगे, गीत की पाठशाला करने लगेंगे, यानी हम गीत को एक दूसरे से सिखाने लगेंगे, तो वहीं वो चीज खत्म हो जाएगी। जी। मैं जो कुछ जितना जानता हूं, अगर मैं गुरु बन जाऊं, आप शिष्य बन जाएं, तो आप आगे क्या सीखेंगे? हो सकता है आप में जो क्षमताएं हैं वो मुझसे बहुत आगे हों,
तो इसलिए गुरु कोई नहीं होता, पाठशाला कोई नहीं होती, हम केवल थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसका ढांचा क्या है। तो जो लय है वो लय आप गुनगुना करके, कुछ जो आपके विचार हैं उनको आप अगर गुनगुना करके रखेंगे तो छंद में मात्राएं आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े सा अभ्यास के बाद में ये अपने आप हो जाता है। जैसे मैं अगर कोई छंद लिखता हूँ, चाहे घनाक्षरी हो, सोरठा हो, दोहा हो, तो मैं कभी मात्राएं नहीं गिनता हूँ, लेकिन लिखने के बाद जब देखता हूँ तो वो मात्राएं पूरी होती। तो उसका आशय यही है कि जब आप गुनगुना कर, पहले तो आप ध्वनि, नवगीत में और गीत में थोड़ा सा अंतर ये है कि नवगीत में आप छंद को मुक्त करके प्रयोग कर सकते हैं। छंद तो उसमें है लेकिन वो खुला हुआ छंद है। आप अपने मन से कोई धुन बना लीजिए जो आपको पसंद हो, वो सब नवगीत में मान्य है। और उसका जो मीटर है, जो मुखड़ा है जिसपे आप लोगों ने काम किया, मुखड़े के बाद में जो अंतरे हैं उसमें देखिए कि अगर एक अंतरे में आपकी 29 या 24 से जो मात्राएं आपने रखी है वही दूसरे में भी हो। अगर आपने पहले में मान लीजिए 28 या 29 या 30 रखी हैं तो दूसरे में भी ऐसा ना हो कि पहले में तो आपने 28 रख ली, दूसरे में आपने 15 रख ली। तो जब आप उसको गाएंगे या पढ़ेंगे तो वो गड़बड़ होगा। तो लय की यह है कि आप गुनगुना करके उस चीज को लिखें, अपने आप लय बनेगी। और हम लोग अभ्यास करेंगे तो उसमें फिर इस तरह की और बातें होंगी। जी जी नमस्ते व्योम जी सर। मेरा एक सवाल था ये कि जब कविता की पाठशाला में दी गई जानकारी थी कि ए से जे तक इन सारी चीजों का होना नवगीत में आवश्यक है। तो सवाल ये था कि किस चीज का होना? हाँ, नहीं वो मैं व्योम जी, वो आपने जो दिया था हमने कि नवगीत में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो 10-12 पॉइंट्स की लिस्ट थी। हाँ, कुछ वंदना उसके बारे में पूछ रही हैं, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या एक नवगीत में उन सारे पॉइंट्स को आना जरूरी है या फिर अगर 2 या 3 हो तो तब भी वो नवगीत की श्रेणी में आएगा? हाँ, ऐसा है कि हर एक नवगीत में हर चीजें नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे मुखड़ा, उसमें जो 2-3 दिए थे उसमें मुखड़ा कई में उसके 2 पंक्तियां होती हैं जिनमें तुकांत मिलता है, ये भी हो सकता है। कई नवगीत ऐसे होते हैं जिनमें 2 पंक्तियां नहीं होती हैं, एक ही पंक्ति का यानी आधे मुखड़े का भी है। कुछ ऐसे भी नवगीत हैं जिसमें मुखड़ा है ही नहीं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए। जी धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी जी। मेरा सवाल ये था कि जो मात्राएं गिनने की आपने बात कही व्योम जी, वो उसी तरह से होती है जो कि गजल में जिस तरह से करते हैं कि छोटी और जो बिना मात्रा वाले 1 और बड़ी मात्राओं वाले 2 काउंट होते हैं, किस तरह से मात्रा नवगीत में गिनी जाती है? हाँ, मात्राओं का जो हिंदी मात्राओं का गिनने का जो क्रम है वो एक ही है। उसमें 3 तरह की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है ना। तो ह्रस्व का मतलब है जिसमें एक समय लगे, क एक मात्रा हुई, का 2 मात्राएं हुई। और संस्कृत में प्लुत चलता है, का तो वो 3 हो गए, उसका तो बहुत कम प्रयोग होता है। तो मात्राओं का वही क्रम है। ओके। सर एक गजल में 3 काउंट होने वाली तो मैंने मात्रा नहीं देखी, बट 1 और 2 दीर्घ हुई तो 2 हो गई। और अगर छोटी गजल का थोड़ा सा विधान अलग है। गजल की आपकी एक्सपर्ट रेशमा जी बैठी हुई हैं। नहीं, मगर मेरा सवाल ये था कि गीत में सेम ही उसी तरह से बिल्कुल मात्रा, हिंदी के हर एक छंद में जितने मात्रिक छंद, 2 तरह के छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, मात्रिक में मात्रा एक ही तरह से गिनी जाती है, 2 तरह से नहीं। कई बार हम इस तरह से भी गिन लेते हैं जो मात्रिक छंद होते हैं कि उसमें अगर हमने लय पर है तो वो दीर्घ, लेकिन हमने उसको लय में लिया तो भी उसमें होता है। लेकिन ऐसा कोशिश करें कि कम हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी रहता है। जी अपवाद स्वरूप।
थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। हाँ, तो जो जैसे आप ये बता रहे हैं मात्रा के बारे में, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने जस्ट लिखना शुरू किया उनको इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ 10 तक हिंदी पढ़ी है, आप कोई वेबसाइट या कोई ऐसा सोर्स बता सकते हैं जिसमें रिकमेंडेड हो, हम बैठ के उसको पढ़ सकें और समझ सकें? वेबसाइट देखिए, वेबसाइट की तो कमी नहीं है, लेकिन वेबसाइट में इतनी छूट होती है कि कोई कुछ भी लिखता है, बहुत सारी जगह भ्रष्ट भी है। तो क्योंकि यहाँ सब छूट है, सबके पास ब्लॉग बनाने की सुविधा है, सबको लिखने की सुविधा है, अगर कोई कुछ भी लिखेगा तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये सही है गलत है? जी हाँ, जी हाँ। तो मात्राओं की अगर आपको किसी को, तो आप इस तरह का प्रश्न अनूप जी से कह करके डाल दीजिए, हम आपको उसमें हम डाल देंगे, हम एक लेसन बनाकर डाल देंगे, इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम वहाँ डाल देंगे, तो वहां से आप वैसे तो देख लीजिए। मेरा जो शुरू में ही सारा व्याकरण जी नहीं आप बोलिए, मैं फिर बाद में बोलूँ। जी, सारा व्याकरण किसी भी कविता की विधा के लिए हम अगर ये कहें कि हम पहले पूरा उसके नियम रट लेंगे, तो मुझे लगता है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल हिंदी का जो व्याकरण है, पहले ऐसे होता था सारा व्याकरण पहले पढ़ते थे, आजकल वो पैटर्न नहीं रहा, आजकल अप्लाइड ग्रामर हो गई, यानी हम पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, उसी में से हमने बता दिया कि यहाँ पर ये संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गया, ये विशेषण हो गया, ये प्रिविशेषण हो गया, और बच्चा या जो भी समझता है उसको जल्दी समझ लेता है। ऐसे ही नवगीत भी है, आप थोड़ा सा समझ करके एक लिख डालिए। अनूप जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक सत्र इसका करेंगे, तो उसमें फिर देखेंगे कि आपने कितना पकड़ा है और कहाँ पर उसकी जरूरत है। जी, और जी, जो मात्राएं गणना वगैरह जो ये आप, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ऐसा लगता है कि किसको कहाँ पर क्या जरूरत है, तो आप लिख दीजिए, हम आपको ये चीज उपलब्ध करा देंगे। अच्छा जी, वैसे क्योंकि आपने पूछा कि कहाँ पर हैं, तो जैसे जगदीश जी ने कहा कि इंटरनेट पे बहुत से अच्छे भी लेख हैं और कुछ जिनको खुद को मालूम नहीं है उन्होंने भी लेख लिखे हुए हैं, लेकिन एक काव्यालय एक साइट है जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी साइट है, वहां पर कुछ लेख हैं इस बारे में, स्पेशली मात्राएं गिनने के बारे में, तो आप उसको देखिए, लेकिन उस पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे, मतलब है ना। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं उसको रिकमेंड करूंगा, एक तो वो है, और दूसरा जो है अगेन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसको देखिए, एक क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एक टूल भी बनाया हुआ है जिसमें आप उसकी पंक्ति डाल दीजिए और वो आपके लिए मात्राएं कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर आंख बंद करके उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन उस टूल को भी आप देखिए, उसका भी मैं लिंक शेयर करूंगा। तो वो गति रूपक नाम से एक टूल है, वो काव्यालय साइट पर ही है, तो मेरे ख्याल से उनका प्रयोग, उनको भी देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको आप ब्लाइंडली मत फॉलो करिए उनको। अनूप जी, वो लिंक मैंने डाल दिया है कविता की पाठशाला में अभी। वेबसाइट पे जो पेज है हमारा, उसमें सारे जरूरी लिंक जो है हर वो है ना, उसमें डालते रहेंगे, जो जो लोग मांगेंगे उसी हिसाब से हम करते रहेंगे उसको। जी, जिसको जो आवश्यकता हो, जैसे हिंदी व्याकरण की एक मेरी पुस्तक है बहुत पुरानी, 20-25 साल पहले मैंने लिखी, तो उसमें सारी चीजें ये हैं बहुत शॉर्ट में, मैं उसको भी अनूप जी से कह के वो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जी चलिए, आपका म्यूट हो रहा। मेरा प्रश्न है, चूंकि इंजीनियरिंग या इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, तो बड़ी सारी चीजें जो है ना, जब तक बेसिक तक नहीं जाऊंगा तब तक चैन नहीं आता है। मेरा जो प्रश्न था लयबद्धता और गेयता के ऊपर, तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई चीजें लयबद्ध हो सकती हैं लेकिन गेय नहीं हो सकती, गेयता नहीं होगी, लेकिन उसका अपवाद अगर गेय है, गेयता है उसमें, तो लयबद्धता जरूर है, क्या ये कहना उचित होगा? या जैसे उदाहरण लें, आप बहुत गहराई तक जाते हैं, मैंने आपके देखा है। देखिए, अगर लय है जी, तो वो गेयता होगी उसमें। अब उसको कौन कितना गेय कितना साध सकता है ये अलग है। अगर लय है तो एक उसमें प्रवाह है, ये जरूर। हाँ, लय और गेयता तो मुझे ऑलमोस्ट एक ही दिख रही हैं। वो जो तुकांत है और गेय नहीं है वो हो सकता है,
लेकिन वो मैं जैसे एग्जांपल ले रहा था जी जी कि वो तोड़ती पत्थर, अब वो तोड़ती पत्थर आप जब पता नहीं वो नवगीत है या नई कविता में कहा जाएगा, लेकिन उसको पढ़ते हैं तो नवगीत है, तो उसमें जो है लयबद्धता तो है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि गेयता नहीं है। क्या ये कहना उचित है कि उसमें लयबद्धता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए गेयता उसमें उसको ऐसा भी नहीं है कि आप उसको गा करके नहीं पढ़ सकते हैं, आप पारंपरिक गीत की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक लय तो उसमें उसका लय और प्रवाह हुआ है। तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर हुआ है तोड़ती पत्थर। या उनकी जो भिक्षुक, निराला जी की जो भिक्षुक कविता है ना, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। तो अब इसमें एक जो प्रवाह है, एक लय है, वो कहीं नहीं टूटती। तो नवगीत में लय और प्रवाह कहीं नहीं टूटना चाहिए। अगर बहुत गेय नहीं हो पाता है तो जरूरी नहीं है, और जब लय है तो उसमें कुछ प्रतिशत गेयता जरूर होगी। जरूर। ये धन्यवाद जी। चित्रा जी आप म्यूट हैं। चित्रा जी हाँ हाँ, नवगीत में आपने बताया था कि आधा मुखड़ा भी हो सकता है, तो मुझे ये समझना है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे बहुत सारे मुखड़े दो पंक्तियों के होते हैं, जैसे एक पहली पंक्ति की दूसरी उसमें तुकांत है तो एक और उस तरह की पंक्तियों की, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मुखड़ा होता है, जैसे एक मेरा ही नवगीत है, राजा मूछ मरोड़ रहा है सिसक रही हिरनी, ये मुखड़ा हो गया। अब इसमें हिरनी की दूसरी तुकांत नहीं है, आगे इसका अंतरा शुरू हो जाता है कि बड़ी बड़ी मूछों बड़ी बड़े सींगों वाला मृग राजा ने मारा, इसकी यहाँ मजाल कहे राजा को हत्यारा, मुर्दानी छाई जंगल में सब चुपचाप खड़े, सोच रहे सब यही कि आखिर आगे कौन बढ़े, घूम रहा आक्रोश वृत्त में ज्यों घूमे घिरनी, सिसक रही हिरनी। तो अब इसमें आधा मुखड़ा आप मान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के लिए एकदम ठीक है वैसे, आज के परिप्रेक्ष्य में। नवगीत तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही लिखा जाता है। अगर आपको उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी तो नई पीढ़ी उसको नहीं पढ़ेगी, चलता कर देगी। जी जी। क्योंकि उन्हें वो चीजें चाहिए कि जो जिनसे वो दिन रात जूझ रहे हैं। अगर वो चीजें उसमें नहीं है तो फिर वो पुराने राजा रानी की कहानी वाली चीजें वो नहीं सुनेंगे। जी हाँ। तो इसकी बात हो रही है तो मैं वंदना के सवाल पे जाना चाहूंगा एक बार फिर से। तो वो हमने जो व्योम जी जो दिए थे नवगीत में क्या क्या होना चाहिए, मैं एक बार उसको जल्दी से एक बार पढ़ देता हूँ। तो हमने उसमें कहा था कि जो व्योम जी ने भी कहा कि उसमें संस्कृति व लोक तत्व का समावेश हो। दूसरा है तुकांत की जगह लयात्मकता को प्रमुखता दें। तीसरा था प्रतीक और नए बिंबों का प्रयोग करें। चौथा था दृष्टिकोण वैज्ञानिकता लिए हो। फिर था सकारात्मक सोच हो। अगला था बात कहने का ढंग कुछ नया हो और जो कुछ कहें उसे प्रभावशाली ढंग से कहें। अगला था कि शब्द भंडार जितना अधिक होगा नवगीत उतना अच्छा लिख पाएंगे। फिर जनरल कमेंट्स थे कि नवगीत को छंद के बंधन से मुक्त रखा गया है, परंतु लयात्मकता की पायल उसका श्रृंगार है, इसलिए लय को अवश्य ध्यान में रखकर लिखें और इस लय का पूरे नवगीत में निर्वाह हो। नवगीत के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्रकृति का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया जाए और जब स्वयं को प्रकृति का एक अंग मान लेंगे तो लिखना सहज हो जाएगा। तो ये मैंने एक बार ऐसे ही रिवीजन के तौर पे कहा था। तो ये वंदना का सवाल यही था कि क्या उसमें इन सब का होना जरूरी है। तो जैसा कि व्योम जी ने जवाब दिया कि इसमें जितने अधिक बातें हों वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए से लेके एन तक सभी का होना हर नवगीत में जरूरी है ना। देखिए ये मोटी मोटी बातें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो कुछ उसमें
आप जब लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आप, ऐसा थोड़ी कि आपका प्रकृति का निरीक्षण नहीं है तो आप उसमें कहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं पाया। तो ये गिन करके या शब्द डाल करके नवगीत नहीं लिखा जाता, ये तो आपके मन में आएगा तभी आप लिखेंगे। सकारात्मकता की बात स्पष्ट है कि हमारा जो पॉजिटिव अप्रोच है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नकारात्मकता है तो वो नवगीत नहीं है, बहुत सारे नवगीत लिखे। लेकिन अच्छा यही है क्योंकि हम कविता इसलिए नहीं लिखते हैं कि कविता लिखने के लिए, हम इसलिए लिखते हैं कि कुछ जितना समाज है उससे कुछ और अच्छा बन जाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो इसलिए हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो उससे कुछ लाभ मिलेगा। अगर हम सब रोते ही रहेंगे तो फिर हम दूसरों को क्या संदेश देंगे। ये एक नवगीत के लिए एक मैसेज है जी। एक मेरा अगर प्रश्न है कोई चर्चा जी कि यदि वो छंदों में मात्राओं को ध्यान रख करके लिखी गई हो तो भी वो नवगीत रहता है या वो किसी और विधा में उसको फिर गिना जाता है? एक बार फिर दोहराएंगे। यदि नवगीत लिखने की इच्छा है और आप उसको मात्राओं का ध्यान रखते हुए या छंद का ध्यान रखते हुए लिखते हैं तो भी वो नवगीत रहेगा या कि वो पुराने ढर्रे की होने की वजह से गीत की श्रेणी में चला बिल्कुल जाएगा? नहीं, पुराने ढर्रे से मात्राओं से तो मात्राएं नहीं होंगी तो नवगीत ही नहीं होगा। वो तो कथ्य पर निर्भर करता है। कथ्य क्या है, यानी जो आप कह रहे हैं वो क्या है, वो उसमें नवीनता होनी चाहिए। तो बिल्कुल अभी जो हमने 8-9 बिंदु जो हमने बोले, अगर उनमें से अधिकांश उसमें हैं तो मेरे ख्याल से वो फिर नवगीत में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। आपने 2-3 बार ये बार बोला है कि प्रकृति से जुड़ के फिर आप अच्छे से लिख सकते हो, तो क्या नवगीत को विशेष तौर पर प्रकृति से जोड़कर ही रचा गया है या हम उसको किसी विषय, भाव या किसी घटना या दुर्घटना से संबंधित करके लिख सकते हैं सकारात्मक रूप में? नहीं, देखिए प्रकृति से जुड़ करके नवगीत में प्रकृति का होना आवश्यक नहीं है। नवगीत वर्तमान संदर्भों की समस्याओं को लेकर के लिखे हुए आप कविता उसको कह सकते हैं जिसको कि नवगीत है। जी। प्रकृति के साथ में अगर कोई आप उसका चित्रण करते हैं तो उसके प्रतीक और बिंब आने चाहिए, ये उसका आशय यही है कि उसके माध्यम से हम कोई बात कहें। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एक नवगीत, उसकी एक पंक्ति है कि हम पलाश के बन। अब पलाश जो है ढाक, आपने देखा होगा उसके 3 पत्ते होते हैं और वो उसकी विशेषता होती है कि वो बस्ती से थोड़ा दूर होता है और वो बसंत ऋतु में नहीं खिलता। उस पे फूल जो है इस समय आते, इस समय बिल्कुल लाल रंग के फूल आते हैं। तो हमने उसमें अब उसके प्रतीकों को लिया है। तो अब ये इसको नवगीत जब हमने लिखा तो हमने उसमें लिखा कि हम पलाश के बन, 3 पात से बढ़े न आगे, कितने युग बीते, अभिशापित हैं जन्म जन्म के हाथ रहे रीते। तो अब जो 3 पत्तों से हम आगे नहीं बढ़े, अब 3 पत्तों से आगे न बढ़ने का मतलब ये प्रतीक ले लिया कि जो सर्वहारा वर्ग है वो एक तो बस्तियों से बेचारा अलग रहता है, श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, उसकी स्थिति वही है। कोई राजा आ जाए, कोई रानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बेचारा दिन रात खटेगा और एक दो रोटी, बस रोटी खा सकता है, कपड़े पहनता है तो नहीं, लेकिन और वो बस्ती से दूर ही पड़ा हुआ है, जो आम धारा में आज भी नहीं है। अभी भी इसमें जो हमारा ये वायरस की जंग चल रही है उसमें पूरे दुनिया भर में और विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो श्रमिक वर्ग की जो स्थिति है वो सबसे किसी से छुपी नहीं है। तो प्रकृति को हम अगर लेते हैं तो वो प्रतीकों और बिंब, क्योंकि हमें प्रकृति में सब कुछ मिल जाएगा। वो अनूप जी ने जो भी पढ़ा था उसका मतलब वही है। तो वहां से अगर हम कुछ उठाते हैं तो प्रतीकों के, बिंबों के माध्यम से उन चीज को, अपनी बात को उसके माध्यम से हम कह सकते हैं। ये आशा। जी, एक सवाल मेरा है। अभी अनूप जी आपने बताया कि नवगीत की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से एक है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हों। ये बात अगर आप इस पे कुछ बता पाएं तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा मुझे। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब उसमें मात्र इतना है कि हम जैसे हिंदी कविता में कवि सत्य बहुत होते हैं।
एक तो सत्य होता है, जीवन का सत्य, एक होता है कवि सत्य। हमारे पुराने समय में मिलेंगे कि तो हरियल की लकड़ी, ये कवि सत्य है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो कविता में आया है तो इसलिए हम उसको नाम ही दे दिया कवि सत्य। अब अगर कोई ये कहे ऐसी कोई चीज नवगीत में आज लिखता है कि जो आदमी है वो उड़ रहा है, उसके पंख उगाए उड़ रहा है, तो आज का बच्चा उसको नकार देगा, उसको नहीं मानेगा। एक परवीन शाकिर के एक शेर है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए। क्या बात है। आज अगर कहोगे ये जुगनू के ये, तो वो कहेगा लाओ मुझे दिखाओ। वो छोटा बच्चा होगा 4-5, वो भी कहेगा मैं इसको देखूंगा कहाँ से चमकता है। जी जी। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही इसी और उसका संकेत है कि हम जो लिखें वो ऐसा लिखें वायवी चीजें हम लिख दें। कपोल कल्पनाओं में हम कुछ भी, जैसे पहले पता नहीं क्या क्या लिखते रहे, इसीलिए जो गीत को थोड़ा सा अलग करके नवगीत को लाया गया। ये है कि हम ऐसा न लिखें कि लगे कि पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आज का जो बच्चा है, आज का जो वर्ग है, वो उसको नकार देगा, वो क्या बकवास कर रहे हैं यार, ऐसा कहीं होता है, हटाओ उसको, तो आपकी कविता ही नहीं पढ़ेगा। ये उसका जी। तो इसका मतलब है कि यथार्थ में हो थोड़ी सी कविता। बिल्कुल यथार्थ हो, लेकिन अति यथार्थ भी हम कविता में नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हम यथार्थ तो होता है, लेकिन हम उसको उस रूप में नहीं दे सकते। तो यथार्थ होना चाहिए। अब कितना यथार्थ होना चाहिए ये रचनाकार पर निर्भर करता है। एक प्रश्न मेरा भी है सर, आपसे भी, और शायद अनूपदा या शार्दुला दी कोई भी मुझे थोड़ा समझा पाए। अभी जो बॉलीवुड के जो नए गीत आ रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा आपको गीत का उदाहरण है याद जो नवगीत की श्रेणी में है, ताकि सब लोग एकदम से उससे समझ पाए कि अच्छा ये फर्क है। जैसे एक फर्क मुझे पता है कि उसमें प्रतिमान ऐसे नहीं लिए जाते कि रूई सा साफ या रूई सा हल्का, सा नहीं लिया जाता, सीधे कहा जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है समझना। कोई ऐसा मूवी का, फिल्मों का कोई गीत आप हमें बता पाए? देखिए ये जो आपने रूई सा साफ, ऐसा कुछ नहीं, उपमा अलंकार है इसमें जी। तो इसको आप रखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये नवगीत में उपमा नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन कहाँ पर आपने प्रयोग किया, किस तरह से प्रयोग किया, उस पर निर्भर करता है। फिल्मों में फिल्मों के गीत की अलग, बिल्कुल फिल्मों में कभी गीत हुआ करते थे, जब गीत पहले बनते थे धुन बाद में बनाया जाते थे। आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया। आजकल एक धुन दी जाती है और उस पे कहा जाता है इस पे आप बड़ शब्द लिखिए, और कई लोग ऐसे हैं जिसका कविता से और गीत से कोई लेना देना नहीं, वो उसमें बैठे बैठे तुरंत शब्द भर देते हैं। तो वैसे फिल्मों में भी कुछ ऐसे गीत नवगीत हैं, कोई आपको याद हो तो बताएं, तो किसी को आ रहा हो आपके ज़हन में। आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करें। आप बोल रही हैं, मुझे दिखा। कौन? नहीं शीतल, मुझे तो, मैं तो बहुत कम नए गाने सुनती हूँ। तो दादा इसमें फिर आपने जो वीडियो भेजा था वो शायद थोड़ा प्रासंगिक हो सकता है यहाँ पर, कि वो नज्म, नगमा और गजल का, तो आई थिंक वो एक फर्क आता है कि वो फिल्मों का गाना इस तरह की कविताओं से शायद सीधे नहीं जोड़ सकते हैं उसको। मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न मनीष जी। अनंत दादा ने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें वो सिखा रहे थे अंतर इन सब चीजों का, नज्म, नगमा और गजल का। तो आई थिंक ये मूवी के जो गाने होते हैं वो सीधे सीधे हमारे साहित्य की कविताओं से सीधे नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसा कुछ। देखिए प्रायः ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गीत होंगे जो फिल्मों में गए हैं और वो साहित्यिक गीत भी हैं, लेकिन फिल्मों का अपना अलग होता है, उनकी सिचुएशन अलग होती है, उसके हिसाब से उन्हें गीत लिखवाने पड़ते हैं, उन्हें उसमें तमाम मसाला डालना पड़ता है, तो वो उनकी अलग चीज है। और आज गीतों को आप 3 तरह से रख सकते हैं। एक गीत है जो मंच के गीत होते हैं, मंच की कविता होती है,
कभी मंच पे गीत हुआ करते थे, कभी मंच पे साहित्यिक कविताएं हुआ करती थी पुराने लोगों को लेकर। आज मंच पे कहीं आपको शायद 100 लोगों को ढूंढे तो शायद कोई मिल जाए, नहीं तो वो चुटकुले सुनाने के लिए मशहूर हैं तो वो करते हैं। अब उनको आप साहित्य से जोड़ेंगे तो या उनको आदर्श बनाएंगे तो शायद मुश्किल होगा। सर वो जो आप कह रहे थे मूवी में जो ये वाला गाना चल के तुझे मैं लेके चलूं, वो क्या नवगीत माना जाएगा क्या? नहीं, नवगीत नहीं है वो अच्छा। गीत है और बहुत प्यारा गीत है। जो नवगीत में क्या है कि वो अब वो एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि मैं एक ऐसे जहाँ के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले, ये उसी की बात आप कर रहे हैं। या जो छायावादी तत्व है वो गीत भी छायावाद के समय लिखा गया, चाहे वो प्रसाद जी हो, पंत जी हो, उस समय ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इधर से ले चला और इस दुनिया को छोड़ करके क्या रखा है इस दुनिया में, चलो कहीं और चलें। तो वो एक पलायनवादी प्रवृत्ति उस समय के गीतों में कुछ में मिलती है। अच्छा। आज जो है इसीलिए अब उन चीजों को जब नई पीढ़ी ने आकर के देखा, बोले यार ये तो दुनिया से संघर्ष की बात करो कि आप भागने की बात कर रहे हो। तो इन्हीं चीजों को लेकर के नई कविता आई, इन्हीं चीजों को लेकर के नवगीत आया। और इसमें थोड़े से जो हम संघर्ष, हम ये कहते हैं कि यानी नवगीत ये कहता है या आज की कविता कहती है जो पहले की कविताओं में आप देखें कि तो स्त्री वर्ग के लिए, नारी वर्ग के लिए केवल अबला तुम केवल श्रद्धा हो और ये है और वो है। क्यों श्रद्धा, क्यों अबला है, क्या है? आज की कविता ये बताती है आप संघर्ष करो, आपके सामने परेशानियां तो आएंगी लेकिन आप संघर्ष करिए, आप जुटिए। तो ये नवगीत में तो सर एक दूसरा दिमाग में आ रहा है मेरे, थोड़ा मैं बस क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये चलेगा, ये हो सकता है क्या? ये भी गीत है ना? ये भी गीत है। मैं थोड़ा हाँ, ये गीत है। अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे थोड़ा और अगर आपने धर्मवीर भारती के शायद किसी फिल्मों में ये जो नाव है ना, बादल की नाव को बनाया गया है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो नवगीत में आते हैं। लेकिन तो चलिए एक जो इंटरेस्टिंग होमवर्क हो सकता है हम सबके लिए कि हम सब लोग सोचें, फिल्मों में देखें और सोचें कि कौन सा गीत नवगीत हो सकता है, बिल्कुल, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करें और उस पर फिर हम लोग बिल्कुल उस पर कर सकते हैं। बिल्कुल व्योम जी, मेरा प्रश्न था एक, मैं देखती हूँ बहुत अच्छे नवगीतकार आज भी बहुत पुराने बिंब लेकर चलते हैं, जैसे अभिमन्यु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, ये बहुत से नवगीतों में अभी तक रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमको इस बिंब का एक रिप्लेसमेंट बिंब नहीं मिलता, धृतराष्ट्र का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, या युधिष्ठिर जो सत्य बोलते हैं, या अभिमन्यु जिसको चला गया, इनका हमको रिप्लेसमेंट बिंब जो सर्वमान्य हो वो नहीं है। इसलिए हम नई बात लिखते हैं और नए नवगीत, हम तो अपन लोग तो हैं पाठशाला में उसमें एक साथ, मगर हमको वो अभी भी अच्छे गीतों में भी फिर वो युधिष्ठिर और इन सब की बात करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब चाहे तो ये मिथोलॉजी ले लें या ग्रीक मिथोलॉजी ले लें, तो ये जो मानक है, इसको नए मानक में बहुत समय लगेगा कि हम नए मानक बैठाने लग जाएं और युधिष्ठिर और इन सब लोगों की बात ना करें, जब हम ये कहना चाह रहे हो कि कोई जना सच्चा है या कोई पासे खेलता है या द्रौपदी या सभा, मतलब ये सब जा ही नहीं रहा गीत से, नवगीत से, नए तेवर के नवगीत से भी में भी ये सब बैठा हुआ है, अच्छे से बैठा हुआ है। देखिए ये चीजें जो सांस्कृतिक तत्व है ये उसके अंतर्गत आती हैं। ये लोक मानस में ये चीजें बैठी हुई हैं, और लोक में जो चीज होती है, लोक मानस में जो बैठी होती है, वो 50-100 साल में नहीं जाती है, समय लगता है। अब विभीषण कब हुआ कब नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो लोक कथा है या जो रामचरित्र की जो कथाएं हैं, तमाम कथाएं हैं, रामचरितमानस है या और बहुत सारी कथाएं, तो वो जो बैठा हुआ है कि विभीषण ने ये काम किया था। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखना नहीं चाहता, रावण रखना नहीं चाहता। अब रावण हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन वो जो
मिथक हमारे अंदर बैठ गए हैं उनको हम इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते, लेकिन नवगीत में उन मिथकों को आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। रचनाकार कितनी अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकता है। तो इनको तो हटाना मुश्किल है ना, लेकिन उनका प्रयोग कैसे किया गया ये जरूर देखना होगा। अगर बहुत अच्छे रूप में प्रयोग नहीं है तो फिर उसको नहीं लोग स्वीकार करेंगे और नहीं तो स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने मेरा समाधान किया, थैंक यू। सर मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी जी। ये समसामयिक संदर्भ तो हर युग में गीतों में दर्शाया जाता रहा होगा, तो हम आजकल के लिखे गीतों को ही क्यों नवगीत कहते हैं? जी ऐसा नहीं है। देखिए कविता की जो धारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो, और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास भी है, मतलब और भाषाओं का भी है, क्योंकि ये पैरेलल चलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो विधाएं बदलती रहीं। जब वीर गाथा काल था तो केवल लड़ाइयों पर बर्थ होती थी, और उस समय केवल झूठे कि आला उधल के पास ऐसी तलवार थी वो एक बार उठाते थे तो 1000 आदमी कट करके गिर जाते थे, या वहां एक ऐसा हाथी था कि वो सूंड से उठाता था तो कम से कम 100 योजन दूर वो गोला गिरता जा करके। तो उस समय इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय जो होते तो वो केवल तलवार लेकर के लड़ा करते थे, तो उन्हें तो कहते गए ये हो गया वो हो गया, तो वो कूद पड़ते थे जान देने के लिए। तो वो एक युग था। उसके बाद फिर रीत काल आया, क्योंकि जब ये सारा विध्वंस हद हो गई तो वे श्रृंगार पे उतर आए। चाहे बिहारी हो, घनानंद हो, बोधा हो, आलम हो, ठाकुर हो, सबने घोर श्रृंगार लिखा। नारी के नक्श के वर्णन के अलावा कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। भिखारी दास ने तो यहाँ तक कह दिया, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अब कृष्ण जैसा योद्धा हजारों करोड़ों वर्ष में पैदा होता है, जिसने 11 वर्ष की अवस्था में इतना अभ्यास किया कि मुष्टिक जैसे पहलवान को, जो विश्व विख्यात था, उसको एक गर्दन मार करके गर्दन उसकी कट करके अलग गिर गई। लेकिन हमारे साहित्य ने क्या किया, सिवाय उनको दही छीनने के और गगरी फोड़ने के कुछ नहीं, पूरा भरा पड़ा साहित्य। कृष्ण का साहित्य मुश्किल से एक छोटे बालक को लेकर के शेष उनके जो पराक्रम का साहित्य था वो सारा का सारा उठा कर रख दिया, क्योंकि उस समय का साहित्य में ये सारी चीजें थी ही नहीं। उसके बाद छायावाद आया तो सारे बायवी हो गए, सब कल्पना लोक में बह गए, यहाँ कुछ है ही नहीं, पृथ्वी तो है, मरने तो मरने दो। लेकिन उसके बाद में फिर वही चीज आई कि जब छायावाद में ही कहा गया कि कितनी चिड़ियां उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, कल्पनाएं कितनी कर लो, इस धरातल पे समसामयिक चीजों से जुड़ना ही पड़ेगा। और वही फिर बाद में आज का जो समय आया तो समसामयिक संदर्भों से हमें जुड़ना पड़ रहा है। हो सकता है आगे चल के कुछ और हो जाए, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू। ये संस्कृति और लोक तत्व में क्या अंतर है? देखिए लोक तत्व जो लोक की चीजें हैं, लोक से हम सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो लोक समाज की लोक की चीजें जो आती हैं, जो हमने अपने गांव में बचपन में जो चीजें देखी हैं, तो वो लोक तत्व हैं। संस्कृति और संस्कार में थोड़ा सा अंतर है। इसको मोटा मोटी हम ये बता दें कि संस्कृति जो है हमारे अंदर रची बसी होती है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हम जो भारत में रहते हैं, हिंदू हैं, तो वो पीपल की पूजा करते हैं। आप कहो कि क्यों करें, तो हमारे अंदर जो बस गया है, हम पीपल का अपमान नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पौधों को सम्मान देने, पौधों की सुरक्षा करने का विचार है। हमारे यहाँ नारी सम्मान की परंपरा है, तो ये संस्कृत से हमें मिल गई है। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी आवाज अच्छी है। जी अब आ रही। ये जो बड़ों का सम्मान करना है, अगर हम कहें कि यही संस्कृति है, जी। अगर हम कहें कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं
वो पढ़ लिख करके विदेश चले गए, उन्होंने टाई पहन लिया या हमारे देश में ही पहन लिया, और हम कहें कि वो संस्कृत छोड़ दिया, तो संस्कृत नहीं छोड़ दी। टाई पहनने से संस्कृत नहीं छोड़ती, अंग्रेजी बोलने से संस्कृत नहीं छोड़ती जी, है ना। ये हमारे अंदर रचा बसा है। संस्कृत ये है कि अगर कोई हमसे कहे कि अपने से बड़ा है, रिश्तेदार है, कोई बड़ा है, इसके 2 थप्पड़ मारो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी संस्कृत में है, ये हमें संस्कार में मिला है, संस्कृत मिली है। तो ये जो संस्कृत है, पूजा पाठ है, बहुत सारी चीजें, ये इसमें ये अंतर। और क्योंकि विषय ये इतना बड़ा है कि इसमें काफी अलग से, अगर किसी को लेख की जरूरत हो तो मैं लेख भेज दूंगा, उसको कभी एक बार पढ़ लीजिए संस्कृत में। मेरे 2-3 लेख छपे थे कादम्बिनी वगैरह में संस्कृत में, और संस्कार में, तो मैं उसको डाल दूंगा। सर प्लीज भेज दीजिएगा। जी जी जी, संस्कार भी स्पष्ट कर दीजिए जी। संस्कृति बताइए, फिर संस्कार। संस्कार ये है कि संस्कार बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कृति बदलती नहीं है। संस्कृत बदलती है तो कम से कम हजारों वर्ष लगते हैं उसको, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि हमारे यहाँ, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि बहुत पहले, शायद आप लोग भी उससे याद करेंगे कि पहले कभी बलि प्रथा हुआ करती होगी, हमें नहीं पता। उस समय भैंसे या उसकी बलि दी जाती रही हो, ठीक है, वो सब बंद हो गया। उसके बाद में आज भी हमारे दिमाग से वो नहीं निकला है। हम जब दीपावली के समय, मुझे याद है कि हमारे गांव में, घर में सकट चौथ होती थी, उसमें तिल की एक बकरा जैसा कुछ बनाया जाता था और उसकी गर्दन को चक्कू से काटा जाता था। ये जो हमारे घर की पुरानी महिलाएं हैं, उनको भी पता नहीं कैसा, उनसे पूछो कि क्यों करते, उन्हें पता नहीं, ऐसा चलता आ रहा। लेकिन जब हमने उसको, मैंने लोक साहित्य में जब काम किया, देखा, तो मालूम पड़ा कि ये वो कहीं से परंपरा है जो कि ये चली आ रही है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो लोक तत्व और लोक साहित्य, लोक संस्कृत से जो आती हैं, वो उनके रूप बदल जाते हैं। लेकिन जब हम उनको पुराने समय में जाकर के खोजते हैं तो हमें कहीं वो मिलता है। एक और उदाहरण हम दें भाषा विज्ञान की, जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसमें वो एक बनाते ओनामासी धम, उसे और जोड़ दिया बाप पढ़े ना हम। ये तमाम बच्चों को कहते हुए हमने भी सुना, आपने सुना। अब आप इसको पीछे जाकर, जैसे हम लोग ने जब रिसर्च किया, जब शोध किया, तो उसमें देखा कि ये है क्या, ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे कुछ न कुछ चीज होती है। तो हजारों वर्ष पहले, यानी शाक्टायन का एक सूत्र है संस्कृत के, ओम नमः सिद्धम। अब वो सूत्र तो चलते चलते बदल गया, ओम नमः सिद्धम का ओनामासी धम हो गया, और उसमें कुछ और जोड़ लिया। तो ये चीजें लोग जो है लेकर के कंठानुकंठ चलता रहता है, हजारों वर्ष तक चलता रहता है, और आगे कहाँ पहुंचता है। तो ये सारी चीजें मिटती नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि लोक तत्व हैं, और मुझे लगता है कि इससे बात हो गई होगी खत्म। जी, तो जगदीश जी, एक यहाँ मेरा जी मेरा एक प्रश्न था, ये जो ओना जो आप कह रहे थे वो है क्या? मुझे बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है, और थोड़ी एक शाक्टायन हुए हैं संस्कृतज्ञ, संस्कृत के विद्वान हुए हैं जी। उनका बहुत पुराना एक सूत्र है, ओम नमः सिद्धम। उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये, मतलब ये उदाहरण के लिए मैंने बताया, उनका उसका बिगड़ा हुआ रूप है, ओम नमः सिद्धम का ओनामासी धम हो गया। ऐसी बहुत सारी आपको लोकोक्तियां मिलेंगी, है ना, जो जिनके पीछे कुछ न कुछ इतिहास, कुछ न कुछ है, लेकिन हम वो इतिहास को हमें नहीं मालूम क्या है, जब हम खोजते हैं तो हमें वो मिलता है। तो ये जी। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन अगर मैं कर सकूं प्लीज। बताएं। जैसे पढ़ने के लिए नवगीत, अगर हम कई डिफरेंट लोगों को पढ़ सकें और उसका अगर हम लोगों को रिकमेंडेशन हो सके कि इनको पढ़ें, तो थोड़ा और समझने में हमें आसानी होगी। तो वो क्या बता पाएंगे क्या, या शेयर कर पाएंगे?
हमारा एक ब्लॉग है नवगीत अच्छा। नाम से ही है, अच्छा। मैं लिखना दूं, उसमें बहुत सारे नवगीत हैं ओके। और अच्छा। जो आप लोगों के नवगीत आएंगे वो भी हम उसमें लगाएंगे। तो वो केवल उसका यही एड्रेस है navgeet.blogspot.in, आप उसको देखें तो वहाँ बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जैसे अगर आप जो कह रहे हैं आप लोगों के जो आए मैंने अभी तक भेजा नहीं है, मैं क्या आपको भेज सकती हूँ अभी, मतलब बाद में इसके क्लास के? ये इसके संयोजक अनूप जी हैं। अच्छा, मैंने कल ही असल में कल रात में लिखा तो मैंने कहा अभी तो थोड़ा लेट हो। इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। जी। इसका जवाब ये है कि हमें बिल्कुल पहुंचना है नवगीत पर और नवगीत पर चर्चा करनी है, लेकिन हम उसमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो हम लोग जल्दी ही उस पे, हमने जैसे आपको दूसरा जो एक्सरसाइज दी गई है वो यही दी गई है कि आप किसी भी नवगीत का एक कम से कम मुखड़ा और एक अंतरा आप लिखें, तो उसके अंतर्गत आप भेजिए और उसको फिर हम लोग समूह पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर दें कि ये जो समूह है ये नवगीत बांटने के लिए और उस पे सिर्फ वाह वाह कितना अच्छा लिखा है आपने, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उसके बारे में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये सीखने की जगह है। तो जहां तक आप जो शेयर कर रहे हैं, जहां तक वो सीखने में सहायता करेगा हमें, वहां तक उसका स्वागत है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल यही है कि मैंने नवगीत लिखा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटना है, तो उसके लिए दूसरे मंच हैं और उसमें हम लोग कर सकते हैं। नहीं जी हाँ, मुझे सीखना ही है कि कहीं उसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ हो, बताया जा सके, उसके लिए मैं बहुत आतुर हूँ असल में। हाँ, तो उस पे हम लोग डेफिनेटली हम लोग पहुंचेंगे और वो बिल्कुल इसका उद्देश्य है। एक जगदीश जी, मेरा सवाल, आपने जो बात की लोक संस्कृति की और लोक संस्कारों की और इन सब की, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बिंब हम यूज करें वो सब वही हो। बिंब तो हम जैसे शहरी जीवन में जी रहे हैं, तो जो बिंब हैं वो तो हमारे शहरी जीवन से भी आ सकते हैं, राइट? बिल्कुल आधुनिक भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, बिंब और प्रतीक ये दो चीजें। जी जी जी। प्रतीक जो है किसी चीज का कोई प्रतीक बन जाता है, जैसे आत्मा का प्रतीक हंस है। जी जी। अब हम कहीं हंस का वर्णन कर रहे हैं तो हम कहीं आत्मा परमात्मा की इस तरह की बात करते हैं, तो वो आप उसको, आपको जो आप का कथ्य है उसमें आपको कहाँ से क्या जरूरत पड़ती है, और इस तरह की जो प्रतीक लेते हैं। बिंब का मतलब है हम जो बात कह रहे हैं वो एक चित्र जैसा उभर करके आ जाता है। जो हम कह रहे हैं वो एक सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले को सुन करके एक बिंब उभर आता है, एक चित्र सा उकर जाता है जी। तो वो आप जब लिखेंगे तभी मालूम पड़े, पुराने और नए से उसका कोई लेना है। तो चित्र तो जैसे बिल्कुल वो भी हो सकता है, बिल्कुल आधुनिक, बिल्कुल शहरी, उससे लिया गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो मेरा एक सुझाव ये था कि हम, क्योंकि ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, तो इसी को, अगर थोड़ा समय है तो हम इसी को बढ़ाएं, और जो गृह कार्य जो आप लोगों ने किया था उसको हम लोग अलग से 1-on-1 भी कर सकते हैं। जगदीश जी ने उसको देख ही लिया है, उसकी जो टिप्पणियां हैं वो हम लोग कर सकते हैं, अनलेस अगर जगदीश जी उस पर जनरल कॉमेंट करना चाहें एज ए। मैं हाँ एक मिनट में करना चाहूंगा। आप कुछ पूछ रही थी आराधना जी? हाँ जी जी, मैं बस ये पूछ रही थी कि हाँ जी जी जगदीश जी, आपने अभी कहा था कि कवि सत्य और जो वैज्ञानिकता की बात की थी, तो उसमें कभी कभी लगता है कि अगर हम नए बिंब लेकर आ रहे हैं तो हम अपनी कल्पना के जो है पंख वो दौड़ा रहे हैं, तो क्या वो कवि सत्य हो सकता है या फिर वैज्ञानिकता से कितना दूर चला जाता है? उसमें थोड़ी मतलब दुविधा होती है कभी कभी, तो सोचते हैं नए बिंब लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो कवि सत्य हैं वो मैंने पहले बताया था कि कवि सत्य कुछ पुराने, जैसे पहले समय में लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये कार्य कारण क्या है। आज बहुत सारी चीजें हमने जान ली है। पहले बहुत सारी चीजें थी कि चकोर जो है, चकोर पक्षी जो है वो खाना ना नहीं, चांदनी खा लेता, उसी से उसका पेट भर जाता है। अब जब उस समय लोगों को लगा होगा, वो देखता रहता होगा कुछ कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा है क्या? जब आज हमारे पास विज्ञान आ गया, हमारे पास जीव विज्ञानियों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो अब चूंकि कविताओं में तो लिखा जा चुका है,
तो उस कविता को हम अगर कर देंगे या किसी महाकाव्य में आ गया, खंड काव्य में आ गया, तो उसको हम खारिज तो नहीं कर देंगे। तो इसलिए उसके लिए कह दे ये कवि सत्य है, कवि ने लिख दिया इसलिए कवि का सत्य है, वास्तविकता है कि नहीं ये पता नहीं। तो ये कवि सत्य है, उसमें आप कहाँ उसका प्रयोग करते हैं उस पर ये निर्भर करेगा। मैं एक दो बात कहूंगा। जगदीश जी, आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, तो आप थोड़ा सा पास आ सकते हैं, कुछ अगर साउंड के बारे में आप कुछ कर सकें अगर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप देखिए ना उनका बार रेड और येलो हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो नहीं दिस इज फाइन। अगर मैंने कहा कुछ अगर आप कर सकें तो। नहीं आ रहा है, नहीं आप ठीक आ रही है आपकी। एसी आ रही। अच्छा जी, नहीं आए तो जरा बता दीजिएगा। जी गर्मी लगी। अच्छा हाँ, मैंने एसी बंद करा दिया तो शायद इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा। अब आ रही ठीक? हाँ नहीं ठीक। अब ठीक आ रही? पर आपको गर्मी लगे तो एसी चला लीजिएगा, वो भी जरूरी है। नहीं, वो उधर का पंखा चला। हाँ कोई बात नहीं। देखिए, एक तो ये कि मैंने सबसे, चूंकि इतनी बढ़िया अच्छी तरह से बात हुई तो बहुत ही अच्छा, हमें क्या बात करनी है, नवगीत की या गीत की या कविता की बहुत सारी बातें जब होती हैं तो उसमें तमाम तरह के तर्क वितर्क होते हैं, और कविता में ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। मेरी बात सही हो सकती है, मुझसे आगे कोई और कहे तो वो भी सही हो सकता है, और जो कविता का व्याकरण होता है उसको तोड़ करके कोई और आगे निकल जाए तो उसे भी आप नकार नहीं सकते। निराला जी ने जब छंद को तोड़ा तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन बाद में सबको वही चीजें माननी पड़ी। तो उन्होंने जो एक चीज चलती है, छंद मुक्त और मुक्त छंद जी, एक वाक्य में इसको बना दें तो छंद तो रहेगा ही, छंद तुम्हारे जीवन में छंद है। हवा चलती है वो भी एक छंद है, एक रिद्म है। तो ये जो कविता का छंद है, ये जो पारंपरिक छंद थे, तमाम तरह के छंद थे, उसमें बस नवगीत में इतना ही किया गया है कि छंद तो रहेगा, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी अपना छंद गढ़ी लगता है तो आपको इतनी क्योंकि जब ये मेरी आवाज आ रही है, जब ये छूट गई, हम लोग वीडियोस बंद करते हैं अपने, और शायद गुरुजी भी वीडियो बंद करें तो देखते हैं ना, एक बार देख लेते हैं। नहीं, हमारे वीडियो से तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा। जगदीश जी अपना वीडियो बंद करें। उनके नाम के ऊपर ये मैसेज आ रहा है कि नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, ऐसा तो वीडियो हो सकता है कि हाँ जगदीश जी आप बोलिए, आप जरा। जगदीश जी हैं हमारे साथ? हाँ है। अच्छा है, मैं दिख रहे हैं, वीडियो ऑन है उनका। जगदीश जी म्यूट है शायद आप। उनका ऑडियो का साइन कंप्लीटली चला गया है फिलहाल। हाँ वही वीडियो। जगदीश जी म्यूट हैं आप या आपका ऑडियो? म्यूट नहीं, हाँ म्यूट नहीं हूँ, और पता नहीं नेटवर्क नहीं गड़बड़। मेरी आवाज आ रही क्या, कोई बताएगा? हाँ आ रही है, आप बोले। हाँ आप बोले। आवाज आ रही मुझे, आप कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं एक दो लोगों के अलावा। हाँ तो हम लोगों ने ना थोड़ा वीडियो। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही। एक काम ये कर सकते हैं व्योम जी कि आप एक बार मीटिंग लीव करके उसी लिंक से वापस आइए, कभी कभी वो काम कर जाता है। तो बैंडविड्थ प्रॉब्लम आ रही है आपके वहाँ की। अभी तो ठीक है, वैसे अभी तो अभी आवाज आ रही है। आ रही तो बस ठीक है। नहीं आवाज आए तो तेरा हाथ उठा दीजिए तो मालूम पड़ेगा। तो ये हम लोग जो नवगीत पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत में मुझे भी किया हूं, ठीक है ना, और हम एक दूसरे से ही सीखते
जगदीश जी, आपकी आवाज फिर गड़बड़ है, तो वो जैसे रेशमा ने कहा, आप लीव करके एक बार फिर से आए मीटिंग में, उसी लिंक पे आप दोबारा, तो अच्छा शायद अच्छा, ठीक 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 ठीक, इंतजार करते हैं आपका। ठीक, आप लोग तब तक चर्चा करें। जी 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 जी। दादा, अमिताभ जी हो तो थोड़ा उनको बोलें, वो बहुत अच्छे रचयिता है। नहीं नहीं, अमिताभ जी का तो स्वागत है, जब भी बोलना चाहें। अमित, कुछ कहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ जी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, और व्योम जी को सुनना एक अच्छा अनुभव होता है। सौभाग्य है। जी जी। तो अभी वही बातें हो रही थी। हाँ, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है गीत नवगीत को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि गीत की जैसे पुरानी विधा में ये कहा जाता है खंड काव्य इत्यादि लिखने में, तो खंड काव्य या महाकाव्य लिखने का मीटर अलग होता है, उनके छंद विधान अलग होते हैं। गीत एक किसी भावना को लेकर लिखी जाती है रचना। गीत में एक यूनिटी ऑफ इमोशन होता है, एक भावना लेते हैं और उसी पर हम छंद रचते चले जाते हैं, ये एक उसकी विशेषता होती है। यही विशेषता कमोवेश इसमें भी होती है, आपके नवगीतों में भी। गीत में एक और चीज देखने में आती है कि जिसमें हम मुखड़ा रच देते हैं, जिस मीटर में, जिस लय में, अंतरे भी उसी लय का पालन करते हैं गीतों में। आप देखेंगे जितने पुराने गीत, लेकिन नवगीत में ये सुविधा रहती है, आप जो मुखड़ा है उसका मीटर कुछ और होगा, अंतरों का मीटर कुछ और होगा। दोनों का मीटर एक हो, दोनों एक ही लय में हो, ये आवश्यक नहीं है। ये एक बड़ी सुविधा हो जाती है। और सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाती है कि हम छोटे मोटे छंद, कम शब्दों के छंद, अधिक शब्दों के छंद चुन सकते हैं। ये चीज इसको गजलों के करीब ले जाती है नवगीत को। जैसे गजल में आदमी अपनी कोई एक बहर चुन लेता है और उस पर लिखना शुरू कर देता है स्वतंत्र विचारों से, इसी तरह से हम नवगीतों में भी एक अपना छंद चुन लेते हैं और हर गीत में हम अलग अलग छंद चुन सकते हैं। नवगीत में और गीतों में ये चीज होती है कि कम से कम, कहा तो जाता है 3, लेकिन कम से कम 2 बंद होने चाहिए। 2 बंद कम से कम होने चाहिए। एक बंद से नवगीत नहीं होता है, तो न्यूनतम 2 बंद होने चाहिए। 3 बंद के नवगीत आदर्श नवगीत माने जाते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नवगीत भी जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर उनमें एक ऊबन सी महसूस होने लगती है उसमें भी। तो न्यूनतम 3 बंद हों और अधिकतम 5 बंद के नवगीत लिखे जाएं तो अच्छा रहता है। और जहाँ तक है उसमें क्या उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें आना क्या चाहिए, तो जैसा कहा है योम जी ने, और प्राय ये होता है प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण। ये कहीं किसी ने लिख दिया एक बार, प्रकृति आए वो अच्छी बात है, लेकिन हम जिस जीवन में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं जिससे हम जुड़ सकते हैं, कहते ही हम जुड़ जाएं, शब्द निकला नहीं कि हम वहां पर उससे जुड़ गए, तो ये नवगीत ज्यादा प्रभावी होते हैं। बिंब वही प्रभावी होते हैं जिससे हम दिन रात जिनके इर्द गिर्द रहते हैं। हमें अब इस समय रीतिकालीन बिंब हम उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि न वो दरबार हैं, न वो राजे महाराजे हैं, न उस तरह का वातावरण है हमारे आसपास। इस समय जो हमारे पास आसपास है, हो सकता है किसी समय रथ का बिंब बड़ा अच्छा हो, आज भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आज कार का बिंब अगर कोई लेकर के आता है नवगीत में तो ज्यादा प्रभावी होता है। मोटरसाइकिल का बिंब आएगा, तो इस तरह की नई चीजें, कलम का बिंब आएगा, लेखनी का बिंब नहीं आएगा, पेन का बिंब आ सकता है। तो दूसरी भाषाओं का भी अतिक्रमण हो रहा है नवगीत। कभी कभी शुरू में जब हम प्रयोग करते हैं तो एक इसमें हास्य उत्पन्न होता है। प्राय जब हम अंग्रेजी के शब्द लाते हैं हिंदी की कविताओं में तो हास्य के रूप में ले आते हैं, हास्य उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर आप गंभीरता से चिंतन करें, उस बिंब का आज से 10 साल बाद अगर अवलोकन करें या 20 साल बाद करें, तो हो सकता है हास्य उत्पन्न न हो सकता है उस समय हमें बड़ा स्वाभाविक लगे कि एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई इस रूप में। तो इस तरह के प्रयोग होते रहने चाहिए। नवगीत सबसे बड़ी बात है कि प्रयोग करने का अवसर देता है। योम जी ने कहा ना कि आज जो लिखा जा रहा है आगे वाला कुछ और भी लिखेगा।
अब निराला जी की चर्चा इसलिए करना आवश्यक है यहाँ पर कि निराला जी जहाँ पर खड़े हैं वहां से दो धाराएं निकलती हैं। निराला जी ने नवगीत ही नहीं दिया है, नई कविता भी निराला जी से ही निकलती है। निराला जी की ये विशेषता है कि वो जहाँ पर खड़े होते हैं वो उसके पहले पारंपरिक छंद चले आ रहे हैं। छायावादी कवियों ने छंदों को तोड़ा है, केवल निराला जी ने नहीं तोड़ा है, प्रसाद जी ने भी नए छंद प्रयोग किए, पंत जी ने किए, महादेवी जी ने भी किए, नए छंद दिए। लेकिन निराला जी ने इस बंधन को भी तोड़ दिया, बांध की तरह। उनके अंदर इतना दबाव है कि वो छंद उनको रोक नहीं पाता। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं नई कविता वाले भी, नवगीत वाले भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। आपको अगर ध्यान हो या सुना हो कि निराला जी का एक नवगीत जो पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक संकलन छापा था, उसमें संकलित हुआ है। उसका नाम है गीतांगिनी। गीतांगिनी नाम से एक नवगीत का संकलन पहली बार छपा है। उसमें निराला जी का नवगीत संकलित किया है। यद्यपि एक ऐसा नवगीत संकलित किया बहुत प्रचलित नहीं है। तो नवगीतों में एक समझ लीजिए, जब नई कविता ने एक तरह से गीतों की या छंदों को दबा कर रख दिया था, बीच में ये कहने लगे कि गीत ये भूतकाल की विधा हो गई। नवगीत ने फिर से छंदों को स्थापित किया, गीयता को स्थापित किया, और एक तरह से अब कविता के एकदम उनके समांतर है, उनसे कम नहीं है नवगीत। व्योम जी आ गए हैं, अब इनसे सुनेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कह रहे हैं अमित जी। अमित जी, नवगीत पे इनका बहुत गहरा अध्ययन है और हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत समय से हैं आप, और कुछ कह रहे थे आप। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ गई। तो मैं यही कह रहा था कि नवगीतों में संभावनाएं बहुत अधिक हैं, और सबसे बड़ी बात है छंदबद्ध कविता हो जाने पर उसकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है, वो काफी दिनों तक जीवित रहता है। और जो छंद मुक्त कविताएं हैं, हो सकता है 3-4 लाइन बाद फिर अगली लाइन विस्मृत हो जाए, लेकिन लय के कारण कोई चीज जो बंध जाती है तो उस लय के कारण, जैसे हम लोग बचपन में टेबल याद करते हैं तो कभी कभी उस लय एक उसमें होती है ना, उस लय के कारण वो पहाड़ा याद हो जाता है। उसी तरह से अगर लय रहती है तो कोई चीज अगर विस्मृत भी हो जाती है तो वहां पर वो उसके मीटर का कोई शब्द आ जाता है जो लगभग समानार्थक होता है, तो उससे उसकी आयु बढ़ जाती है। जब हम छंदबद्ध कर देते हैं कविताओं में तो निश्चित रूप से उसकी आयु बढ़ जाती है, और यही लोकप्रियता का कारण भी है गीतों का। गीयता तो अपने आप में है ही। जी व्योम जी, आपसे सुनना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको सुनना। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि बिल्कुल यही है कि छंद से, यानी छंद को तो हम हटा ही नहीं सकते, तो छंद से कविता की उम्र बढ़ती है। नवगीत में दोनों चीजें हैं, उसमें नई कविता का जो नवीन तत्व है, कविता की जान है, लय है, प्रवाह है, गीयता है, वो भी है। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि नई कविता का अगला चरण नवगीत है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी विधा से कोई स्पर्धा होती ही नहीं है। जी जी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप नई कविता में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जो गजल में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें दोहे में बहुत अच्छी हैं। तो अब हम कहें कि उनसे हम नवगीत अच्छा लिखेंगे, ये सब बेकार की चीजें हैं। अच्छा लिख सकते हैं, यानी जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं वो हम किस विधा में कहें, इस पर निर्भर करता है। आपने बहुत बढ़िया अमित जी, जितना मैंने बाद में सुन पाया, बीच का तो नहीं आपको सुना। नहीं, बड़ा अच्छा रहा, अवसर मिला मुझे। नहीं, ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा तो निर्धारण हो जाता है कि क्या बचता है। बिल्कुल, आंदोलन तो कविता, अकविता और बहुत सारी कविताओं के आंदोलन आए, गीत में भी आए, गीत आया, अगीत आया, प्रगीत आया, अनुगीत। मोहन अवस्थी जी ने अनुगीत का एक आंदोलन किया, अनुगीत बहुत समय तक चलाया। हाँ, बहुत समय तक चलाया, लेकिन बताइए उनके बाद कोई अनुगीत नहीं ले रहा है। तो इसीलिए जो बचता है, जो जिसमें अगर कुछ होगा, जिसको लोग आगे उसके वो बचेगा अपने आप, बीच में वही बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा।
हाँ जी वही बचेगा जी। बिल्कुल। अभी अभी भी बहुत सारी चीजें गजल की जगह लोग क्या करे, सजल चला रहे हैं और गजल को एक गीतिका, मतलब गीतिका नीरज जी ने चलाई, कहाँ चली, कहाँ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं कि, और इन चीजों से पता नहीं क्यों परहेज। अगर हम गजल कह करके कोई बात कहते हैं तो उसमें क्या कमी है। हम यही कहें कि नहीं हम तो इसका हिंदी में ही नाम रखेंगे, ये सब बेकार की चीज है, ये मुझे लगता है अनावश्यक चीजें बेकार। हाँ वो बचना चाहते हैं, गजल के व्याकरण से बचना चाहते हैं, इसलिए वो सजल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई उनको बहर में पकड़े तो कहे हाँ, तो कहेंगे नहीं हमारे ये है ही नहीं, हम तो ये सजल है, बस इतना ही, यही चालाकी है उसमें और कुछ नहीं है। तो एक बार हम लोग फिर से अपने छात्रों से पूछें, छात्र और छात्राओं से, कि अगर कोई प्रश्न है उनका तो हम लोग, अदरवाइज हम लोग मेरे ख्याल में 90 मिनट हो गए हैं। हाँ, काफी बड़ी हम लोग ज्यादा नहीं खींचना चाहते, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग फिर मिलेंगे, तो सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको किसी के पास। सर आप कह रहे थे कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे थे, शायद मनीष जी कह रहे थे कि किसी ने शेयर किया था वो जो सारा जिसमें नज्म गजल सबका डिफरेंस उन्होंने शायद डाला था कोई वीडियो। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है व्हाट्सएप का ग्रुप, अगर वो फिर से कोई सेंड कर सके तो बहुत कृपा हो। मैं उसको भेज दूंगा। वो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने एक फेसबुक पे लाइव था उनका, तो उसमें उन्होंने व्योम जी वही बताया है कि गजल, और तो वो अच्छा वीडियो है। मैं दोबारा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम लोग डालते रहेंगे जी। तो जैसे आप शुरुआत करते हैं और मुखड़ा लिखते हैं और उसमें 2 लाइनें होती हैं जो तुकांत होती हैं, जुड़वा होती हैं, जैसे गजलों में लिखा जाता है। तो जब आप अंतरा लिखते हैं उसके बाद जो आप दोबारा उस मुखड़े को लाते हैं तो उसमें से एक ही लाइन लिखी जाएगी या 2? क्योंकि अमित जी ने जब बात कही कि कहीं ऊब आ जाती है कविता में और वो थोड़ा सा जैसे अंग्रेजी में लैग जिसको कहते हैं, तो दोनों अगर आप उसको दोबारा लिखेंगे तो क्या वो मतलब वो ऊपन आ जाएगा उसमें कि पहली वाली ही पंक्ति लगेगी या दोनों लगेंगी हर बार, ये पूछना था। देखिए मुखड़े की जो टेक होती है, जो अंत की होती है, तुकांत जिसको कहते हैं, तो वही आप दोबारा उसको पढ़ेंगे। और लिखने में कई बार लिखते भी नहीं है, बार बार नहीं लिखते हैं उसको, तो वो जो पढ़ने वाला अपने आप समझ लेता है कि हाँ ये है तो इसका तुकांत ये पहले लगेगा, क्यों अननेसेसरी उसमें और आप इतनी पंक्तियां और बढ़ा करके पेज भरे, तो वो अपने आप पढ़ने वाला समझ लेता है। एक उदाहरण से अगर मैं लिख रहे हैं तो दोनों लाइनें नहीं लिखेंगे ना, यही मैं हाँ बिल्कुल जी जी। एक उदाहरण से अगर आप इसको समझ सकते हो, व्योम जी में निराला जी वाली वो जो प्रसिद्ध कविता है, बड़ा प्रसिद्ध हाँ बताएं। हाँ, तो जैसे आप देख लीजिए, शुरू की 2 लाइनें हैं जी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो यहाँ पर देखिए तुकांत पूछेगा, बांधो न नाव इस ठाव है और गांव है, ये सही तुकांत है। बंधु तो उसका रिपीटिशन हो रहा है, वो तुकांत में नहीं आएगा। इसी तरह जब आगे उसका अंतरा चलता है कि वह यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर। अब यहाँ देखिए दोनों में तुकांत हो रहा है अंतरे की लाइनों में। यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। अब दांव का आया पांव पर तुकांत आया, बंधु रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम अंत मुख जो स्थायी पंक्ति है किस प्रकार से उसको बंद करते हैं। जी जी एक सवाल मेरा था, जब हम नवगीत लिखते हैं जी तो उसमें कुछ लाइनों में एक शब्द होता है, कुछ लाइनों में 2 शब्द होते हैं, 3 शब्द होते हैं, तो लिखावट पर भी कोई नियम होता है? देखिए जो मुझे लगता है कि आप कहते हैं कि जैसे एक नवगीत आज नई कविता की तरह जो लिख रहे हैं, उसमें उसका जो अंतरा है उसको तोड़ के लिख देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं शायद।
जी जी। लेकिन वो तोड़ के अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो पूरा चरण ही बन जाएगा, चाहे वो 5 पंक्तियों में लिख दिया हो, चाहे वो 1 में लिख दें, चाहे 2 में लिख दें। राइट राइट। हाँ, कभी कभी कई बार तोड़ देते हैं, 1 शब्द लिखा, फिर 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे तो मात्राएं बराबर होंगी। अगर मात्राएं नहीं बराबर होंगी तो गड़बड़ होगा। सर इसी पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। जी हाँ सर। कौन? जी जी हाँ, पहले आप बताएं। एक मिनट ममता जी आप रुकें, आप मेधा जी, हाँ आप बताएं। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंतरे में, तो अगर आप मान लीजिए 2 अंतरे लिख रहे हैं और सेंस ऐसा बन रहा है कि पहले अंतरे में सिर्फ 4 लाइन जा रही है और उसके बाद मुखड़ा आ रहा है, फिर दूसरे अंतरे में 5 लाइन चली जा रही है, तो क्या वो कर सकते हैं कि 4 नहीं, ही मात्राएं गिनेंगे उसकी। अच्छा, आप एक लिख करके भेज दिए, फिर तो ज्यादा सुविधा रहेगी। अच्छा ठीक है। तो मात्राएं अगर बराबर नहीं हुई तो गड़बड़ होगा। ओके ठीक, थैंक यू जी। ममता जी 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 हाँ बिल्कुल जी। आपको सुना, अमित जी को सुना, और सबको सुनकर मैंने जो सारांश निकाला, मतलब सार निकाला आज की गोष्ठी का, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे टोक दें। मैंने निकाला कि गीत को नवगीत इसलिए बनाया क्योंकि आज परिवर्तित हो चुका है युग, और हम वो बिंबों का, जैसे आप बोल रहे हो कि पुराने प्राचीन बिंबों का, जैसे शार्दुला जी ने कहा कि वही चले आ रहे हैं धृतराष्ट्र और विभीषण, तो उनको चेंज करने के लिए, वैज्ञानिकता को लाने के लिए नवगीत रचा गया। और नवगीत को प्रकृति से, जो मेरा संशय था जो मैंने दूर किया, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताएं, नवगीत को प्रकृति से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि प्रकृति सत्य है, वो अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो अगर हम कहें कि वो पक्षी की तरह उड़ रहा था तो हम यूज कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि पक्षी है और पक्षी उड़ता है, तो वो वैज्ञानिकता हो गई। तो क्या उसको प्रकृति से इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि हम वैज्ञानिक बिंबों को, सुंदर लयात्मक और सुंदर बिंबों को उसमें ला सके नवगीत में, तो उसको प्रकृति से जोड़ दिया गया, तो हमारे आज की जनरेशन उसको बेहतर समझ पाए। तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है आप, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए और कोई? जी हेलो, छोटा सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बताएं। मुझे एक ही पूछना था कि कविता की ही एक विधा है नवगीत, तो कविता की तरह हम नवगीत को कोई नाम या शीर्षक क्यों नहीं देते हैं? उसका नवगीत शीर्षक ही तो है। नहीं, ये कह रही है कि हर नवगीत का एक मिनट। हाँ अनूप जी दे सकते हैं। नहीं, इनका सवाल जगदीश ये है कि नवगीत तो है, लेकिन नवगीत को अक्सर शीर्षक नहीं दिया जाता, जैसे कविता का शीर्षक होता है। नहीं, नवगीत में तो शीर्षक देते हैं शीर्षक। सर मैंने जो पढ़े हैं उसमें किसी में नहीं है शीर्षक दिए हुए। कई बार लोग जब संकलन छपाते हैं तो उसमें संख्या डाल देते हैं, नंबर 1 2 3 4, तो आप पहली पंक्ति से, यार ये तो स्वतंत्रता आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं। अच्छा। ऐसा शीर्षक दें जिस पे पूरा सब निर्भर करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पंक्ति बताई जा रही है वो हो सकती है, प्राय मुखड़े की कोई एक पंक्ति शीर्षक के रूप में दे देते हैं उसी में, और प्राय पहली पंक्ति ही ज्यादातर लोग देते हैं, उससे पहचान भी रहती है कि ये गीत है, तो उसको ढूंढने में भी रहता है सुविधा, आसानी रहती है। जी थैंक यू। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इसको हम लोग समाप्त करते हैं, और मैं सबका बहुत धन्यवाद। अनूपदा, हाँ बोलिए। एक छोटा सा निवेदन है इसके पहले कि आज हम खत्म करें। जगदीश सर, अगर एक अपने गीत का सिर्फ एक मुखड़ा और एक बंद सुना दें तो हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा लेके यहाँ से जाएंगे कि हाँ हमें कुछ ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग जब एक एक गीत लिखेंगे तब सुनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सब नहीं सुना रहे और हम ही अकेले। चलिए, हाँ त्रिपिटक वाला एक गीत आपका है जी, एक त्रिपिटक वाला एक आपका गीत है जिसमें कमलनी का एक वर्णन है, मुझे गीत का मुखड़ा याद नहीं आ रहा। बहुत अति सुंदर, वो बहुत कमलनी का
या आपकी जो भी आपको ध्यान में याद आ रहा है आपकी पसंद का कोई भी आप, और उसके साथ हम लोग फिर समाप्त करेंगे। और नहीं त्रिपिटक वाला, अरे ये नहीं, ये होगा नवगीत है। एक गीत है, आपने ध्यान दिया, मेरे पास ये रखा है, हर सिंगार झरे, शायद इसकी बात कर रहे हैं। इसमें त्रिपिटक आया एक बार। जी जी जी। सारी रात, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, इसको कोई चाहे तो गा के पढ़ सकता है, क्योंकि मैं गाना मुझे नहीं आता, इसलिए मैं गा के नहीं पढ़ पाता हूँ। तो नवगीत की एक ये भी है कि आप अगर चाहें तो आप गा करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। तो दोनों चीजें। सारी रात महक बिखरा कर हर सिंगार झरे। अब इसमें ये मुखड़ा हो गया, सारी रात महक बिखरा कर हर सिंगार झरे। अब अंतरा देखें कि सहमी दूब बांस गुमसुम है, कोपल डरी डरी। सहमी दूब बांस गुमसुम है, कोपल डरी डरी। बूढ़े बरगद की आंखों में खामोशी पसरी। बैठा दिए गए जाने क्यों गंधों पर पहरे, हर सिंगार झरे। सारी रात महक बिखरा कर हर सिंगार झरे। इसका अगला अंतरा है कि वीरानापन और बढ़ गया जंगल देह हुई। वीरानापन और बढ़ गया जंगल देह हुई। हरिणी की चंचल चितवन में भय की छुई मुई। और टोने की, हरिणी की चंचल चितवन में भय की छुई मुई। टोने की जद से अब आखिर बाहर कौन करे, हर सिंगार सारी रात। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब इस सुंदर से नवगीत के साथ हम लोग आज की ये गोष्ठी समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आप सबको ये रुचिकर लगी होगी और लाभदायक लगी होगी। धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत ज्यादा। नमस्कार। हाँ, मुझे लगता है थोड़ी आवाज भी गड़बड़ हो गई, नेटवर्क गड़बड़। सभी को नमस्कार। और अनूप जी, आपने ये बहुत अच्छा नवगीत का ये जो मंच बना करके जो शुरुआत की है, आपकी कितनी प्रशंसा की जाए। आपका मार्गदर्शन नहीं, बहुत अच्छा लगा वो। तो हमारे बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छे नवगीतकार जन्म लेंगे, तो ये आशा है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।